आप हेयर ट्रांसप्लांट को एक बेसिक 10 ईयर ओल्ड के लिए ब्रेक डाउन करें कि कैसे एक 10 ईयर ओल्ड जो है वो समझ जाए कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। जो हेयर ऑयल है वो सदियों से इस्तेमाल होते जा रहे हैं और करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है, बहुत सारे वहाँ पे ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं, जी इतने सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। बट कहीं मैंने आप ही को सुना था कि जो है वो पोर्स के लिए जो है हेल्दी नहीं होते, हाइजीनिक नहीं होते, पर हमारे तो घरों में इतने सालों से लग रहे हैं। तो उसके पीछे की साइंस क्या है? व्हाई इज इट नॉट फेवरेबल? इंडिया के अलावा बाकी आप किसी भी कंट्री में चेक करेंगे कहीं पे हेयर और हमने एक बहुत बड़े एक्टर को एक बार एक इंटरव्यू में बोलते हुए सुना था, ना मैं शैम्पू यूज़ करता हूँ, ना मैं कोई भी ऐसा पदार्थ यूज़ नहीं करता हूँ जो आर्टिफिशियल होता है, सिर्फ पानी। शैम्पू से क्या आपके बाल वापस आ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे शैम्पू ये क्लेम भी करते हैं कि वापस आपके बाल आ सकते हैं। नहीं, देखिए शैम्पू से तो नोएडा में मेरा पानी का TDS बहुत ज़्यादा है, मैं दुबई रहता हूँ तो वहाँ मेरे पानी तो एक कुछ लोकेशंस हो जाती है जो खराब उनकी आइडेंटिटी हो जाती है कि यार यहाँ रहोगे तो आपके बाल जड़ जाएंगे। हार्ड वाटर या TDS ज़्यादा होने से वही बाल फ्रीजी हो सकते हैं। बट किसी को सर्जरी करनी है तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? कैसे मैं ये आइडेंटिफाई करूँ कि मैं मेरे लिए ये ठीक है कि नहीं है? हाँ, देखिए मैंने वही बताया था, अगर आपको केवल थिनिंग हो रही है यानी बॉल्डनेस नहीं आई है, एक पर्टिकुलर सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ स्कैल्प पे आपको सिर्फ बाल पतले हो रहे हैं या डेंसिटी कम हो रही है, बट ट्रांसप्लांट क्यों कराना चाह रहे हैं, ठीक है, हमको इसको कितना नीचे लाना है कॉर्नर को, हम इसको 1 सेंटीमीटर भी नीचे ला सकते हैं, 2 सेंटीमीटर्स भी नीचे ला सकते हैं। पैच वाला सिस्टम जो है वो किसके लिए ठीक रहता है और ठीक रहता भी है कि नहीं रहता? पैच 2 तरीके का होता है, एक होता है गम से पेस्ट हो जाता है और एक होता है क्लिप। तो जो गम से जो पेस्ट होता है वो ये कहा गया है कि इंडिया की कॉस्ट टर्की से ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा है। जी। तो अगर किसी को यूरोप से या अमेरिका से कोई NRI है तो वो क्या प्रेफर करता है जनरली, कि इंडिया आना प्रेफर करता है या टर्की जाना प्रेफर करता है? मैम अब मेरे पास ना 6 नाम है। अच्छा आपको बताना है इनमें से हेयर ट्रांसप्लांट किसने कराया है ओके और पैच कौन यूज करता है। अच्छा ठीक है, काफी फेमस लोग हैं। जी। पहला अमिताभ बच्चन। हेयर लॉस, ऐसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं, सुन के होश उड़ जाएंगे। 25% मेन जिनमें मेल पैटर्न बॉल्डनेस फाइंड की गई है उनके बाल 21 साल से पहले झड़ने लग जाते हैं। 35 साल की उम्र तक आते आते 3 में से 2 मेल्स में नोटिसेबल हेयर लॉस होने लग जाता है। 50 साल की उम्र तक 85% मेल में हेयर थिनिंग पाई जाती है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी ने यह फाइंड आउट किया था कि 60% मेन ये कहते हैं कि भगवान करे उनके पास पैसे कम हो, दोस्त कम हो, पर बाल ज्यादा हो। आज ग्लोबल हेयर लॉस ट्रीटमेंट मार्केट $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई है। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे माइंड में अभी भी मिथ की तरह चिपकी हुई हैं, और यही मिथ मुझे भी थे। तो जब मैंने इंटरनेट सर्च करना चालू किया अपने क्वेश्चंस के जवाबों के लिए, तो मुझे एक नाम मिला, डॉक्टर आरेका बंसल, जो कि फाउंडर है यूजेनिक्स क्लिनिक के। इन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज का हेयर ट्रांसप्लांट किया है, जैसे मोहम्मद शमी, रवि शास्त्री और बहुत ही $multi-billion बिजनेसमैन का भी। तो मैंने सोचा मैं उनको संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे इनवाइट करता हूं और समझता हूं आज कंप्लीटली कि हेयर लॉस को लेके और हेयर ग्रोथ को लेके क्या मेरे मिथ्स हैं, क्या जनता के मिथ्स हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने हेयर लॉस को एंड टू एंड डिस्कस किया है, क्या रीजंस हैं, क्या मिथ्स हैं और किस तरीके से हेयर लॉस को कम किया जा सकता है और हेयर ट्रांसप्लांट को यूज करके अपने कॉन्फिडेंस को वापस पाया जा सकता है। अधिकतर मर्द ये सोचते हैं हेयर लॉस होने के बाद उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज का पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। एंड तक आते आते आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए प्रिवेंटिव, और अगर प्रिवेंटिव नहीं तो आगे जाके क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप ये प्रॉब्लम फेस ना करें। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर आरेका बंसल से। आरेका मैम, थैंक यू सो मच, आप संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे आए। मैं ना आपको फॉलो करता हूँ, आपके पॉडकास्ट देखता हूँ, तो मेरे को बड़ी इच्छा हुई कि मैं आपको बुलाऊं और आपसे बात करूं अराउंड हेयर ट्रांसप्लांट। अच्छा, इस पे मैं आपको थोड़ी सी ना पहले पर्सनल एक जर्नी बताता हूँ। मुझे किसी डॉक्टर ने रीच आउट किया जी। मैं नहीं जानता था उनको, एंड ही रीच्ड आउट ऑफ कंसर्न कि भाई ऐसा लग रहा है आपके भी बाल थोड़े से थिन हो रहे हैं, डेंस कम हो रहे हैं, ओके। तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। अच्छा। तो मेरे मन में ना बहुत क्वेश्चंस थे, जी। तो मैं सोचा किससे पूछूं ये क्वेश्चंस, तो मुझे लगा आपसे अच्छा कोई नहीं होगा। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं, Okay. एंड आई थिंक उससे ज़्यादा मैं मुझे लगता है कि मैं इंक्विजिटिव होऊंगा तो मैं अच्छा ये निकाल पाऊंगा। मैम, हेयर ट्रांसप्लांट को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारे कंसर्न्स हैं, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट को एक बेसिक 10 ईयर ओल्ड के लिए ब्रेक डाउन करें कि कैसे एक 10 ईयर ओल्ड जो है वो समझ जाए कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको चीज़ को डेप्थ में समझने का, कि एक्सप्लेन टू मी लाइक अ 6 year old और अ 10 year old।
तो मैं बताती हूँ कि आप सिंपल सी एक पहले साइंस समझिए कि हमने एक पौधा एक बगीचे से निकाला और दूसरे बगीचे में लगा दिया। तो अगर हमारे पौधे को निकाल के लगाने का जो प्रोसेस है एक्यूरेट है, हम कहीं भी उसकी रूट को डैमेज नहीं कर रहे हैं, तो वो सर्वाइव करेगा। तो हमारा जो बॉल्डनेस है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, वो टिपिकली अफेक्ट करता है फ्रंट, मिड और क्राउन को, यानी कि टॉप पोर्शन ऑफ स्कैल्प को। और टिपिकली हमारा बैक और साइड्स ये मेंटेन रहते हैं, इसको हम बोलते हैं डोनर एरिया, और दिस इज़ द कॉल्ड बॉल्ड एरिया। सो ये जो डोनर एरिया में जो बाल होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, 40 to 50,000 और 60,000 हेयर इन द डोनर एरिया। तो अगर हम उसमें से एक हेयर निकालें अलॉन्ग विद द रूट जस्ट लाइक अ पौधा, और फिर उसको इम्प्लांट करें बॉल्ड एरिया में, तो वो डेफिनेटली सर्वाइव करेगा, प्रोवाइडेड द स्किन इज़ नॉर्मल, द सॉइल शुड बी नॉर्मल। अगर वो स्किन में कुछ स्कार हो चुका है, बर्न स्कार है या कोई डिजीज़ है, तब बात अलग है। बट अगर स्किन इज़ नॉर्मल, दैट न्यू इम्प्लांटेड हेयर इज़ बाउंड टू ग्रो। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। अब जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है वो कहीं से भी शुरू हो सकता है, किसी को फ्रंट से शुरू होता है, किसी को क्राउन से शुरू होता है, और किसी को थ्रू आउट। तो तीनों केसेस में हमको जो है पीछे से लेके बाल आगे लगाने होते हैं। बट जो थोड़े ज़्यादा बॉल्ड हो चुके होते हैं उनको हम बियर्ड के बाल भी लेते हैं। तो स्कैल्प और बियर्ड मिक्स करके हम फुल कवरेज प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ अ सिंपल साइंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि यही बाल गए और ये बाल परमानेंट है। इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊँगी। ये भगवान ने हमारी बॉडी की जो रचना करी है उसमें समहाउ एम्ब्रियोलॉजिकली, जब हम माँ के पेट में थे, एम्ब्रियोलॉजिकली हमारा स्कैल्प डेवलप हो रहा था। सो दीज स्कैल्प प्लेट्स हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट एंड दिस इज developed from a different part. That's why this is prone to baldness and somehow this is resistant to baldness. So इसी principle को use करके ये hair transplant surgery निकली गई, और इसमें जो है हम बालों को इस तरीके से लगाते हैं कि वो एक फुल लुक देता है, कवरेज प्रोवाइड करता है, इट डजेंट लुक बॉल्ड। सो उसको एक लगाने की आर्ट होती है। एक और साइंस का एक मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। कभी हम किसी पर्टिकुलर एरिया के ऑफ स्कैल्प से जब 50% से ज़्यादा बाल खो देते हैं, तब जाके स्किन दिखनी शुरू होती है। यानी भगवान ने जो हमको डेंसिटी दी है पर स्क्वायर सेंटीमीटर नंबर ऑफ हेयर की, वो काफ़ी ज़्यादा दी है। अगर वो 100 से घट के 50 हो जाती है तब तक हमारे को बॉल्डनेस नज़र नहीं आती, यानी स्किन दिखाई नहीं देती। 50 से जब कम होती है तब स्किन दिखाई देनी शुरू होती है। तो मैम ऐसा कोई टेस्ट है कि जो प्रीएम्प्टिवली हमें बता दे कि हमारा एक हेयर लॉस जो है वो इस स्पीड में जा रहा है, ताकि हमें एटलीस्ट एंटिसिपेट हो जाए कि हम उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे? जी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी फैमिली हिस्ट्री। तो अगर आपके पापा को, दादाजी को या फिर नाना जी को या मामा जी को बॉल्डनेस थी, तो इसका मतलब यू आर प्रीडिस्पोज टू डेवलप द मेल पैटर्न बॉल्डनेस। तो एक तो जेनेटिक फैक्टर हो गया। दूसरा है, आपको ये देखना होगा कि आपको अपनी पिक्चर्स लेनी होंगी, ग्लोबल पिक्चर्स फ्रॉम द फ्रंट, साइड्स, टॉप व्यू, और उसको आप अपने डेट डाल के लैपटॉप में रख लीजिए। 3 महीने बाद आप रिपीट करिए पिक्चर्स विद द सेम हेयर लेंथ एंड विद द सेम स्टैंडर्डाइजेशन, सेम डिस्टेंस से, तो आप रिपीट करिए। उसमें अगर आपको चेंजेस दिख रहे हैं तो ये दैट मीन्स बॉल्डनेस इज़ प्रोग्रेसिंग। दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एंड सबसे अफोर्डेबल वे टू मॉनिटर कि आपकी बॉल्डनेस प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं। जहाँ तक ब्लड टेस्ट की सवाल है, ब्लड टेस्ट से आपकी बॉल्डनेस का कुछ खास पता चलेगा नहीं कि आप बॉल्डनेस के लिए प्रीडिस्पोज्ड है कि नहीं, और अगर बॉल्डनेस होगी तो किस स्पीड से बढ़ेगी, ये चीज़ आपको ब्लड टेस्ट से नहीं पता चलेगी। ब्लड टेस्ट आपको कराना चाहिए फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी, जो ऑल दोज डाइटरी डेफिशिएंसीज विच कैन लीड टू हेयर लॉस, उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। बट मेल पैटर्न बॉल्डनेस में उसकी ज़रूरत नहीं है। मैम ये मिथ है या रियलिटी है, आप बताएंगे कि जो हेयर ऑयल है वो सदियों से इस्तेमाल होते जा रहे हैं और करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है, बहुत सारे वहाँ पे ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं, इतने सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। बट कहीं मैंने आप ही को सुना था कि जो है वो पोर्स के लिए जो है हेल्दी नहीं होते, हाइजीनिक नहीं होते, पर हमारे तो घरों में इतने सालों से लग रहे हैं। तो उसके पीछे की साइंस क्या है? व्हाई इज इट नॉट फेवरेबल? हाँ, वो हेयर ऑयल को लेके बहुत नेगेटिव बैकलैश आया था उस टाइम पे। मुझे सब कोई बोल रहे थे कि आपने ऐसा क्यों बोला, बट मैं रियलिटी बता रही थी। इंडिया के अलावा बाकी आप किसी भी कंट्री में चेक करेंगे, कहीं पे हेयर ऑयल लगाने का ट्रेडिशन होता नहीं है।
और हेयर ऑयल लगाने का फ़ायदा ये है कि आपके जो रूट्स हैं जो कि ऑयली होते हैं वहाँ पे अगर ऑयल ना लगाएं, लेंथ पे लगाएं। जैसे हमारी लेंथ के बाल रूखे होते हैं, तो अगर लेंथ पे 2-4 बूंद हम लगाएं तो हम उसकी फ्रिजीनेस को काउंटर कर सकते हैं। दैट इज़ दी ओनली रोल ऑफ हेयर ऑयल एज अ एक्सटर्नल कंडीशनिंग इफेक्ट फॉर द हेयर शाफ्ट, द हेयर टिप्स विच आर वेरी वेरी फ्रिजी। तो जो महिलाएँ हैं जिनमें बाल लंबे होते हैं, उनमें वो शैम्पू के बाद अगर 1-2 बूंद हेयर ऑयल की लेंथ में लगा लें, या फिर सीरम भी एक ऑयल टाइप की चीज़ होती है, थोड़ा कंसिस्टेंसी कम होती है, तो दोनों को लगा लें लेंथ में, तो अपनी फ्रिजीनेस को काउंटर कर सकते हैं। अब इंडिया में आपको पता है कितने डस्ट और पॉल्यूटेंट्स हैं एयर में। अगर आप ऑयल भी लगाओगे तो ऑल दोज डस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स विल स्टिक ऑन टू योर स्कैल्प स्किन, और फिर आपको वहाँ पे फुंसियाँ, दाने, फंगस, इचिंग, रेडनेस, वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसीलिए आपको शैम्पू अच्छे से करना चाहिए ताकि रूट्स क्लींस हो जाएं शैम्पू के टाइम, क्योंकि ऑयल आपकी स्किन नॉर्मली भी प्रोड्यूस कर रही है। तो बट जहाँ तक आता है ऑयल इंडस्ट्री, तो स्किन पे डेफिनेटली ऑयल इज़ हेल्पफुल। ऑयल आपको हैंड्स, कोकोनट ऑयल हैंड्स, लेग्स पे लगाना चाहिए टू काउंटर ड्राइनेस ऑफ स्किन, बट नॉट ऑन स्कैल्प स्किन। पर मैम अगर आप कह रहे हैं कि हाथ पे ड्राइनेस के लिए आप कर लो तो हमारी स्कैल्प भी तो ड्राई हो सकती है, तो उसके लिए ठीक नहीं रहता? उसके लिए इसलिए ठीक नहीं है बिकॉज हमारी हर हेयर रूट में एक ऑयल ग्लैंड होता है। हमारी जो टिपिकल आप फॉलिकल का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, स्किन के नीचे हम जाते हैं तो हेयर रूट होती है, रूट में मेलानोसाइट सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, और बगल में एक सिबेशियस यानी ऑयल ग्लैंड होता है जो कंटिन्यूसली ऑयल प्रोड्यूस करता है। वो जो ऑयल है वो आके ऊपरी सतह पे आ जाता है, हमारे स्कैल्प की ऊपरी सतह पे फैल जाता है। और अगर हम शैम्पू ढंग से ना करें, मान लीजिए कोई हफ्ते में एक बार शैम्पू कर रहा है, तो वो जो सतह पे फैल जाता है तेल, वो उस पर डस्ट चिपकती है, फंगल पार्टिकल्स चिपकते हैं और फंगस ग्रो करना शुरू कर देती है। उस फंगस का एक स्पेसिफिक नाम भी है मैलासीजिया फरफर। तो जब वो फंगस ग्रो करती है तो वो फ्लेकिंग कॉज करती है। तो ये टीनेजर्स में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आई वुड से 60-70% टीनेजर्स माइट बी हैविंग द डैंड्रफ प्रॉब्लम, बिकॉज उनकी प्यूबर्टी के टाइम पे ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होती है। बट देन व्हेन दे एंटर 30s तो कम हो जाती है ऑयल प्रोडक्शन, और 40s-50s में और कम हो जाती है। तो टीनेजर और यंग चिल्ड्रन में ऑयल लगाने से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अगर ऑयल आप स्कैल्प पे लगाएंगे तो। फिर भी ना लोगों को एक आदत पड़ी हुई है, हैबिट बनी हुई है कि चंपी करना है, उनको मालिश करना है, उनको एक अच्छा फीलिंग आता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल नहीं कर सकते, आप करो, शैम्पू से 1 घंटा पहले कर लो या 1 रात पहले कर लो, बट मेक श्योर कि उसको आप अच्छे से रिंस ऑफ कर दो। तो वंस यू हैव मतलब एक बार आपने बालों को धो दिया ड्यूरिंग योर बाथ जी, उसके बाद आप कह रहे हैं बिल्कुल हेयर ऑयल नहीं अप्लाई करना चाहिए? हाँ, देखिए लड़कों में क्या है, बाल छोटे होते हैं तो उनको तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बालों में अगर थोड़ा सा भी तेल लगाएंगे रूट पे टच हो जाएगा। बट लेडीज जिनके बाल लंबे होते हैं वो लेंथ पे लगा सकती हैं फॉर कंडीशनिंग इफेक्ट, फॉर एन एक्सटर्नल कंडीशनिंग इफेक्ट, ताकि वो रूखे रूखे ना रहे। हाँ, रूखेपन के इलाज के लिए, फ्रिजीनेस के इलाज के लिए। परफेक्ट। तो मैम अब आते हैं कि शैम्पू की आपने बात करी और हमने एक बहुत बड़े एक्टर को एक बार एक इंटरव्यू में बोलते हुए सुना था कि मैं कोई शैम्पू नहीं यूज करता, मैं कुछ नहीं यूज करता, मैं सिर्फ पानी यूज करता हूँ। तो उन्होंने तो कह दिया था कि भाई मैं तो शैम्पू नहीं करता, और सामने वाले ने पूछा ये था कि आपके इतने घने बालों का राज क्या है जी। तो इन दैट केस आप कह रहे हैं शैम्पू करना चाहिए। तो शैम्पू से क्या आपके बाल वापस आ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे शैम्पूज ये क्लेम भी करते हैं कि वापस आपके बाल आ सकते हैं। नहीं, देखिए शैम्पू से ना तो बाल वापस आएंगे ना हेयर फॉल कंट्रोल होगा। शैम्पू इज़ बट रिक्वायर्ड फॉर क्लिनजिंग ऑफ द स्कैल्प। जैसे आप घर में रोज़ झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, आप क्लीनिंग तो कर रहे हैं ना, तो शैम्पू एंड सोप इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लिनजिंग ऑफ बॉडी स्किन एंड शैम्पू इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लिनजिंग ऑफ द स्कैल्प स्किन। अब ये बात अलग है कि शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स प्योरली नेचुरल हों। जैसे हमारे आयुर्वेदा में मैंने पढ़ा है कुछ रीठा और आंवला बेस्ड, प्योरली रीठा एंड आंवला बेस्ड शैम्पूज होते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी कैन लुक आउट फॉर। बट इफ़ यू आस्क मी, जो अभी मार्केट में जितने भी शैम्पूज हैं उनमें थोड़ा बहुत डिटर्जेंट क्वालिटी होती है, सोप क्वालिटी होती है, तो उस वजह से वो इतना झाग बनाते हैं। तो एक्सेस यूज़ ऑफ टू मच ऑफ केमिकल्स वाले शैम्पू शुड बी अवॉइडेड। माइल्ड शैम्पू विच इज़ अप्रूव्ड फॉर डेली यूज़, विच विल नॉट हैव टू मच ऑफ लैदरिंग कैपेसिटी, दैट इज़ गुड फॉर स्कैल्प क्लिनजिंग। तो मुझे अगर शैम्पू सेलेक्ट करना है तो कैसे शैम्पू सेलेक्ट करूँ और किसको बिल्कुल ना देखूँ?
देखिए मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको डैंड्रफ की समस्या नहीं है तो आप कोई मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू मत यूज़ कीजिए, बिकॉज मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूजुअली आपके हेयर रूट्स, हेयर लेंथ को वो कर देता है, फ्रिजी कर देता है। तो आप कोई भी ऐसा माइल्ड शैम्पू मार्केट से ले सकते हैं जिसके ऊपर लिखा हो अप्रूव्ड फॉर डेली यूज़, दैट इज़ अ माइल्ड शैम्पू। अब आप चाहे उसको डेली ना यूज़ करके ऑल्टरनेट डे यूज़ करें, बट दैट वुड बी वन ऑफ द माइल्डर शैम्पूज़। तीसरी पहचान है कि आप जब आप शैम्पू कर लें और जब शैम्पू को पूरा रिंस ऑफ भी कर दें, आपको हेयर लेंथ थोड़ी स्मूथ लगे, ज़्यादा भी फ्रिजी ना लगे, बाल बहुत ज़्यादा उलझे ना, क्योंकि कुछ शैम्पूज़ आते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा लैदर प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बालों को बहुत फ्रिजी बना देते हैं। तो अब हर माइल्ड शैम्पू हर किसी को सूट नहीं करता, तो वी कैन लुक फॉर गुड ब्रांड्स एंड जिसमें अप्रूव्ड फॉर डेली यूज़ लिखा हो, यू कैन ट्राई देम। अच्छा मैम, अब जो इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे नुस्खे, देसी नुस्खे आने लग गए हैं। जी। तो कोई कहता है रोजमेरी लगा लो, कोई कहता है अनियन लगा लो, कोई कहता है गार्लिक लगा लो, कोई कहता है दही लगा लो, कोई कहता है ये पेस्ट लगा लो, मिक्सचर लगा लो और 15 दिन छिड़कते रहो, तो आपके बाल वापस आ जाएंगे, घने हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। तो क्या ये सब सच है या ये भी वर्क नहीं करता? हाँ, देखिए रोजमेरी का जो है एक आया है कंपोनेंट की इट हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ, द रोजमेरी का जो एक्सट्रैक्ट है। देन आपने अनियन गार्लिक की बात करी, उसमें एक कुछ इरिटेंट्स होते हैं जो कि अगर आप स्किन पे रब करेंगे तो थोड़ी सी हेयर रीग्रोथ कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव इरिटेंट क्वालिटी। तो ये जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, इसके कुछ पेप्टाइड बेस्ड सीरम्स भी आते हैं जिनमें ये सब कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अनियन एक्सट्रैक्ट का कंपोनेंट है, रोजमेरी का कंटेंट है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ हेयर सीरम, हेयर रीग्रोथ सीरम फॉर हेयर रूट्स। बट अगर आप उसको रॉ फॉर्म में लगाएंगे, जैसे अगर आपने सीधा प्याज का रस लगा लिया, तो वो आपकी स्किन को इरिटेट भी करेगा, स्मेल भी आएगी, तो वो एक थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो बेटर टू यूज़ सम हेयर सीरम्स एंड हेयर रीग्रोथ पेप्टाइड सीरम्स फॉर द हेयर रूट्स, जिनमें ये सारे कंपोनेंट्स हों। मैम वापस अभी थोड़ा सा यहीं पे चलते हैं, शैम्पू, ये सीरम्स और ये सब चीज़ों में। तो कुछ लोग कहते हैं जैसे ये क्लिनिकली टेस्टेड है या 100% एंटी डैंड्रफ है, तो ये क्लेम्स क्या फेक होते हैं या एक्चुअल रियलिटी में टेस्ट किए जाते हैं, और कितनी सैंक्टिटी है उनके टेस्टिंग की? देखिए ये जो क्लेम है कि हम हेयर फॉल को रिवर्स कर देंगे या बॉल्डनेस को क्योर कर देंगे, ये तो गलत है। बट हाँ, क्लिनिकली टेस्टेड फॉर ह्यूमन यूज़, दैट इज़ करेक्ट, है ना, कि आप एक ह्यूमन बींग्स यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, ऑल्दो आई एम नॉट वेरी मच डीप इन टू दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो प्रोडक्ट्स को वो करते हैं, मेरे को उसका दैट इज़ नॉट माई की एक्सपर्टीज एरिया, बट आई थिंक मोर और लेस द प्रोडक्ट्स आर सेफ बिकॉज दे आर बीइंग रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट गाइडलाइंस। बट वी शुड नॉट रिलाई ऑन शैम्पू और ऑयल एंड इवन सीरम फॉर दैट मैटर कि वो आपके बॉल्डनेस को रिवर्स कर देगा। बॉल्डनेस को रिवर्स करने के लिए, बाल झड़ते हुए बालों को वापस से रीग्रो कराने के लिए आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि वो आपकी कंडीशन को इवैल्यूएट करें, आपके पूरी हेल्थ को इवैल्यूएट करें एंड अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट ट्रीटमेंट गाइड करें। मैम मैं प्रोसीजर पे आऊँ उससे पहले मैं ना थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि आज अगर एक व्यक्ति ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो क्या हैबिट्स को बंद कर दे, चाहे वो ईटिंग हो, लाइफस्टाइल हो, और क्या हैबिट्स को चालू करे ताकि हो सकता है जितना डेफर हो जाए हेयर फॉल, ताकि जितना लेटर इन द लाइफ ये आए वो अच्छा है। करेक्ट। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हेयर का स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। मेरे पास 19-20 साल के लड़के आते हैं कि मेरे पापा को बॉल्डनेस है, आप अभी से बाल लगा दो ताकि हमको फ्यूचर में बॉल्डनेस हो ही ना। तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोग, उस वजह से वो दे बिकम सोशली आइसोलेटेड, इमोशनली डिप्रेस्ड, जॉब नहीं लेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे। सो वो चीज़ें अवॉइड करिए, आप एक अच्छे हेयर डॉक्टर से मिलिए, और इट इज़ वन ऑफ द एक्सटर्नल थिंग्स, ये ब्यूटिफिकेशन की चीज़ है। सो बीइंग ऑब्सेस्ड विद द लुक्स इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग। तो उसको आप यंग एज से शुरू कीजिए। अगर आपके पेरेंट्स को बॉल्डनेस है, यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर एट एन अर्ली स्टेज हु कैन इवैल्यूएट कि आपको बॉल्डनेस हो भी रही है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, कोई टीनेज से एडल्टहुड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो टीनेज की हेयर लाइन थोड़ी सी ऐसे होती है, एज सुन एज दे बिकम एडल्ट थोड़ा एम डेवलप होता है, तो वो उसको मिस्टेक कर लेते हैं कि मुझे तो गंजापन शुरू हो गया, और वो फिर भागते हैं कि मेरी अभी से सर्जरी कर दो। 18, 19, 20 साल की उम्र में बोलते हैं कि अभी से सर्जरी करो, तो वो ये नहीं समझ रहे कि इस टाइम पे वो अपनी बॉडी को परमानेंटली डिफॉर्म करा लेंगे। तो मेरा मतलब निष्कर्ष ये है कि ज़्यादा हेयर के बारे में उतना स्ट्रेस मत लीजिए। नंबर 2, महिलाओं में मैं बोलूँगी कि बालों को बहुत टाइट ना बांधें, ठीक है। बहुत टाइट हेयर स्टाइल से भी स्टाइल हो गया है। हाँ, टाइट हेयर स्टाइल से बाल आगे के खींचते रहेंगे, हेयर लाइन ऊपर शिफ्ट होती रहेगी। तो बालों को थोड़ा लूज़ बांधे, लूज़ क्लचर से बांधे।
और वो स्टाइलिंग के लिए बालों को बहुत हीट से एक्सपोज करते हैं, जैसे आयरनिंग करते हैं और बहुत हॉट एयर से ड्राई करते हैं, वो सब बंद करिए। बालों को नेचुरल एयर से ड्राई करिए और बालों को बहुत ज़्यादा लंबे देर तक गीला मत छोड़िए। जैसे शैम्पू के बाद बालों को गीला ही छोड़ दिया, वो शाम तक रात तक सूखते रहेंगे, उससे भी हेयर शाफ्ट ब्रिटल होता है और ज़्यादा ब्रेकेज बढ़ सकती है। ये तो हो गई कुछ एक्सटर्नल चीज़ें। अच्छा हाँ, तेज़ गर्म पानी से बाल नहीं धोने, ल्यूकवार्म या ठंडे पानी से बाल धोने हैं, बिल्कुल स्टीमिंग हॉट वाटर से वो भी आपका स्कैल्प और हेयर रूट्स को डैमेज कर सकता पर है। शावर के टाइम तो लोग जनरली, नहीं, और ये उसमें शायद मैं खुद टेम्परेचर, मेरे लिए भी अच्छा, ये फेस करता हूँ। टेम्परेचर कंट्रोल होता है उसमें, तो या तो आप ठंडे से ही हेड वॉश कर लीजिए या हल्का गर्म से बकेट में लेके करिए, अगर शावर में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं टेम्परेचर तो। क्योंकि तेज़ गर्म पानी, स्टीमिंग हॉट वाटर आपके हेयर रूट्स को डैमेज करेगा, हेयर फॉल को एक्सेलरेट कराएगा। तो ये तो हो गई कुछ एक्सटर्नल चीज़ें। और नंबर वन, दी अदर थिंग, हेयर ऑयल लगाना बंद कर दीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो। और कई लोग हेयर ऑयल चंपी के करते वक्त रूट्स को खींचते हैं, वो भी अवॉइड करना है क्योंकि रूट्स पे ज़्यादा खिंचाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर आ जाते हैं खान पान पे। खान पान पे आई वुड से कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए और हाई प्रोटीन डाइट के लिए पनीर, हमारे जितनी भी दालें हैं, लेग्यूम्स, मूंग दाल, सोयाबीन, राजमा, छोले, उस पर आप रिलाई कीजिए। देन यू कैन टेक, अगर आपका डाइटरी प्रोटीन उससे नहीं पूरा हो रहा है, देन यू कैन टेक अ प्रोटीन पाउडर। ज़्यादा नहीं, 1 स्कूप तक आप ले सकते हैं। और खाने में कुछ चीज़ें आप कट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज पनीर काफ़ी हैवी होता है, अगर आप वो सब चीज़ें खाएंगे, चीज़ और पनीर, तो बहुत हैवी हो जाएगा। तो यू कैन कट डाउन ऑन रोटी, राइस, पोटैटो, ऑल दीज थिंग्स हैव वेरी लेस, ऑलमोस्ट नो प्रोटीन, but you should take lot of green leafy vegetables, all the colored vegetables you can take, and then nuts में I would say 6 to 7 almonds and 1 walnut, और फ्रूट्स में यू कैन टेक हाफ और 1 pomegranate and apple every day. So उससे आपकी एक होलसम एक डाइट बन जाएगी विच विल टेक केयर ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट. सो ये हो गया आपका डाइटरी पैटर्न. देन लेस अंडररेटेड फैक्टर इज स्लीप. तो अगर आप कंटिन्यूसली कम सो रहे हैं दिन पर दिन, तो क्या है कि एक स्ट्रेस फैक्टर एक्यूमुलेट होता रहता है एंड दैट कैन ऑल्सो लीड टू हेयर लॉस. तो नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है एंड प्रेफरेबली सर्केडियन रिदम को फॉलो करिए. सर्केडियन रिदम का मतलब है जब रात हो गई उस टाइम पे आप सो जाइए. बहुत रात को 2-3 बजे सोना और फिर सुबह 10-11 बजे उठना, उससे आपकी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होती है. तो प्रेफरेबली स्लीप बाय 9 or 10 or 11 एंड गेट अप बाय 5-6 वट एवर इज़ योर स्लीप ड्यूरेशन. जो आपकी रियल स्लीप ड्यूरेशन है आप उसको फॉलो करिए. 1-2 बार मिस हो जाए तो ठीक है, बट कभी कभार दिन पर दिन आप कम सो रहे हैं तो वो स्ट्रेस बहुत एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट कैन कॉज हेयर फॉल. पर जेनजी के साथ तो ये प्रॉब्लम हो ही रही है कि दे आर स्लीपिंग लेट एंड वेकिंग अप. हाँ, वो उनको स्पेसिफिकली स्क्रीन टाइम बंद करना पड़ेगा. जैसे अगर आप वो मान लो 10 बजे सोना चाहते हैं तो 7-8 बजे के बाद स्क्रीन ना देखें. उस टाइम पे बुक्स पढ़ लें, कुछ पढ़ाई कर लें. तो पढ़ाई करते टाइम तो वैसे ही नींद आ जाती है, तो देखें स्लीप अर्ली. मैम आपने प्रोटीन की बात करी एंड स्पेशली प्रोटीन पाउडर की. तो ये एक मिथ बहुत सर्कल अराउंड करता है कि जो लोग जिम जाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो उनका हेयर लॉस ज़्यादा होता है. इज इट ट्रू? ओवर प्रोटीन लेने से हेयर लॉस होता है? नहीं, वो ओवर प्रोटीन लेने से नहीं होता. वो एंड्रोजन्स लेते हैं इन इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म मसल बिल्डिंग के लिए, उस वजह से हेयर लॉस होता है क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन और उसके सिंथेटिक डेरिवेटिव्स होते हैं. अब आ जाते हैं प्रोटीन पाउडर पे. कुछ प्रोटीन पाउडर भी मार्केट में उतने साफ, मतलब आई वुड से उतने क्लीन नहीं है. दे डोंट हैव क्लीन इंग्रेडिएंट्स. उनमें एंड्रोजन शायद कुछ मिक्स होते हैं. तो वी शुड टेक अ गुड क्वालिटी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोटीन पाउडर विच डज नॉट हैव टू मच ऑफ एडल्ट्रेशन. दैट यू हैव टू टेक, और विद गुड ब्रांड्स आर अवेलेबल ओवर देयर. और उसमें भी एक्सेसिव ना लें. कुछ लोग 4-4, 5-5 स्कूप रोज़ ले रहे होते हैं, तो वो हेल्दी नहीं है बिकॉज उससे बॉडी में एसिडोसिस डेवलप हो जाएगा विच इनडायरेक्टली में कॉज हेयर लॉस इन फ्यूचर. सो आपकी जो जितनी डाइटरी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपका वजन 65 kgs है, सो यू नीड रफली 65 grams ऑफ प्रोटीन और मे बी लिटिल बिट मोर इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग. योर रिक्वायरमेंट बिकम्स 70 or 75 grams per day. So out of that 75 grams, 80% should come from the solid diet. अच्छा. And 20% you can take from the protein powder. तो मतलब 15-20 ग्राम से ऊपर का आप नहीं ले सकते प्रोटीन पाउडर. हाँ हाँ और लोग यहाँ पे एक्चुअली 70-75 ग्राम्स पूरा ही प्रोटीन पाउडर ले लेते हैं. हाँ, वो गलत कभी है. कभी 2-3 हाँ. स्कूप कर लेते हैं. देखिए, कुछ लोग जब मसल बिल्डिंग में जाते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट से डबल ले रहे होते हैं. यानी कि अगर उनकी रिक्वायरमेंट 75 है तो वो 150 ले रहे होते हैं. तो 150 के लिए फिर उनको एग्स लेने पड़ते हैं बल्क में, फिर वो नॉन वेज भी लेते हैं, पनीर भी लेते हैं, तब वो 2 स्कूप ऐड कर सकते हैं. बट मेरा ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा उन लोगों को भी कि 2 स्कूप से ज़्यादा ना लें. ओह.
तो इतना ज़्यादा वो लोग प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग करते हैं जो बहुत सीरियस मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग या उसमें उस फील्ड में होते हैं, तो वो लोग बहुत हाई लेवल ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, पर फिर उतना वो एक्सरसाइज करके बर्न भी करते हैं। आई एम नॉट एडवाइजिंग कि इतना ज़्यादा करें या ना करें, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आप 150 खा रहे हो तो आप 150 ग्राम पर डे प्रोटीन खा रहे हो तो 2 स्कूप तक आप ले सकते हो, और अगर आप 65-70 का टारगेट कर रहे हो पर डे तो 1 स्कूप तक ले सकते हो। मैक्सिमम 1 स्कूप आप जी जी ले जी लीजिए। जी। परफेक्ट मैम, अब हम चलते हैं कि अब समझिए ये सब हमने किया और फिर भी हमारे को डेट विद डेस्टिनी तो होनी ही है किसी दिन, शायद हमारे नहीं होगा, हेयर लॉस होगा। अब इसमें ना एक लोग बहुत कहते हैं, जैसे मैं नोएडा रहता हूँ तो नोएडा में मेरा पानी का TDS बहुत ज़्यादा है, मैं दुबई रहता हूँ तो वहाँ मेरे पानी तो एक कुछ लोकेशंस हो जाती है जो खराब उनकी आइडेंटिटी हो जाती है कि यार यहाँ रहोगे तो आपके बाल जड़ जाएंगे। तो बॉम्बे के लोग बोलते हैं बॉम्बे के पानी खराब है। तो ये ट्रू है या ये भी मिथ है? नहीं, देखिए, हार्ड वाटर या TDS ज़्यादा होने से वही बाल फ्रीजी हो सकते हैं, बट बॉल्डनेस या गंजापन नहीं आएगा। ओह, तो मतलब पानी के सॉल्ट लेवल्स का कोई वो नहीं है, डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है जी इससे। जी, डायरेक्ट तो ये कोई ये मिथ है, टोटल मिथ। हाँ जी। परफेक्ट। और कई लोग बिस्लरी के पानी से हाथ, वो RO के पानी से हेड वॉश कर रहे होते हैं, तो उसकी भी उतनी भी ज़रूरत नहीं है। वाह, वो शायद बहुत पैसे वाले होंगे। जी। अच्छा मैम, अब आते हैं हम फॉर एग्जांपल, अब किसी को सर्जरी करनी है तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? कैसे मैं ये आइडेंटिफाई करूँ कि मैं मेरे लिए ये ठीक है कि नहीं है? हाँ, देखिए, मैंने वही बताया था, अगर आपको केवल थिनिंग हो रही है यानी बॉल्डनेस नहीं आई है, एक पर्टिकुलर सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ स्कैल्प पे आपको सिर्फ बाल पतले हो रहे हैं या डेंसिटी कम हो रही है, बट स्किन पूरी तरह से 70% से कम है बॉल्डनेस, तब आपको दवाइयों पे जाना चाहिए। ओके। और अगर कोई एरिया पूरी तरह बॉल्ड हो गया है, जहाँ पे पूरा चिकना हो गया है, वहाँ पे बाल वापस नहीं आएंगे, तब सर्जरी के लिए जाना चाहिए। तो अब मैं सबसे मोस्ट कॉमन जो पैटर्न होता है वो है हेयर लाइन रिसेशन। आपकी हेयर लाइन धीरे 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 ऊपर रिसीड होनी शुरू हो जाती है, आपके कॉर्नर्स भी डीप जाने लगते हैं, जैसे आपके केस में भी कॉर्नर्स आर द वंस विच आर गोइंग। तो वी कैन डू अ हेयर ट्रांसप्लांट। कॉर्नर्स को नीचे लाने के लिए या हेयर लाइन को नीचे लाने के लिए ट्रांसप्लांट इज़ दी ओनली आंसर। अगर आपका टेम्पल पीछे चला गया तो उसको वापस आगे लाने के लिए ट्रांसप्लांट इज़ दी ओनली आंसर। क्राउन में अगर केवल पतले पतले बाल हैं तो वो मोटे हो सकते हैं दवाई से, बट अगर पूरा चिकना हो गया है तो फिर ट्रांसप्लांट इज़ दी ओनली आंसर। तो वो आपके डॉक्टर देख के आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने ट्रांसप्लांट करा लिया तो ये मत एज्यूम करिए कि लाइफ टाइम की छुट्टी होगी, अब कोई स्ट्रेस नहीं है, नहीं। ट्रांसप्लांट से आपका हेयर फॉल नहीं रुकता, हेयर फॉल विल स्टिल कंटिन्यू, सो यू मे डेवलप न्यूअर एरियाज ऑफ बॉल्डनेस बियॉन्ड द ट्रांसप्लांटेड जोन। तो इसीलिए आपको उन बालों को बचाने के लिए दवाई भी लेते रहना होगा। तो ये वन टाइम सोल्यूशन नहीं है, मतलब ये जी हो सकता है आपको लाइफ टाइम में 2-3 बार करवाना पड़ जाए, डिपेंडिंग अपॉन। हाँ, अगर आपका बॉल्डनेस बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो आपको 2-3 बार करवाना पड़ सकता है, बट अगर आपकी एज 50 को क्रॉस कर चुकी है तो चांसेस कम है, बिकॉज बॉल्डनेस 50-55 की एज तक प्रोग्रेस करता है, उसके बाद मोर और लेस स्टेबलाइज हो जाता है, मोस्टली जैसा देखा गया है। तो कौन से एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बॉल्डनेस मूव करता है? 20s, जैसे अगर किसी को 18-19 की एज पे शुरू हो जाए तो 18 से लेके 25 तक बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करता है, 25 to 30 के बीच में थोड़ा स्लो डाउन होगा, 30 to 35 में और स्लो डाउन होगा। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है द स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन कम्स डाउन, द ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस माइट इंक्रीज बट द स्पीड ऑफ हेयर लॉस एंड बॉल्डनेस प्रोग्रेशन स्लोज डाउन एज वी अप्रोच 45-50। तो मतलब मुझे थोड़ा सा कम रिस्क है क्योंकि मैं 40s में आ चुका हूँ। जी जी जी। ओके मैम, आगे चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब ये तय हो गया कि मुझे सर्जरी फॉर एग्जांपल करानी है, जैसे मेरे एक फ्रेंड ने कराई एंड उसने कराई तो वो उसको पहले बोल दिया गया कि आपका स्किन सूटेबल ही नहीं है, अच्छा, कि वहाँ पे ये हो सके, हेयर ट्रांसप्लांट हो सके, कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है कि मेरे को समझिए यहाँ रिसेशन है, हेयर यहाँ पे इशू है, पर आप चेक करें और बोले आपके लिए तो सूटेबल ही नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ, आप सूटेबल अगर तो उनको कोई स्किन डिजीज़ है, जैसे कि मैंने भी बताया था, कोई रेडनेस है, दाने हैं, फुंसियाँ हैं, पस वाले दाने हैं, एक तो वो सिनारी हो जाता है, या फिर किसी को स्कार है प्रीवियस इंजरी का, या कोई स्कारिंग एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं उसको, अगर उनको वो प्रॉब्लम है तब स्किन इज़ नॉट सूटेबल फॉर ट्रांसप्लांट, यानी आपकी सॉइल सूटेबल नहीं है ना। अब आ जाते हैं प्लांट के ऊपर। अगर पीछे का बाल बहुत पतला है, मिनिएचराइज्ड है, बेजान सा है, तो इसका मतलब आपका प्लांट सूटेबल नहीं है। तो सॉइल एंड प्लांट बोथ शुड बी हेल्दी एंड एप्ट फॉर द सर्जरी, ओनली देन सर्जरी शुड बी डन। तो ये डॉक्टर्स जो है हाँ, वो आपके डॉक्टर देख के बता पाएंगे
कि भाई ये सूटेबल है कि नहीं। हाँ जी। तो अच्छा, अगर सूटेबल है बोथ प्लांट एंड सॉइल, जैसे आपने बहुत अच्छा इजी कर दिया, तो दोनों सूटेबल है, तो फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या है? उसमें ना फिर हमको डॉक्टर से मिलके पहले तो समझना चाहिए कि हम ट्रांसप्लांट क्यों कराना चाह रहे हैं, ठीक है। हमको इसको कितना नीचे लाना है कॉर्नर को, हम इसको 1 सेंटीमीटर भी नीचे ला सकते हैं, 2 सेंटीमीटर्स भी नीचे ला सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ एंटायरली न्यू लुक, न्यू हेयरलाइन डिज़ाइन। तो पहले तो हमको उसके बारे में काफ़ी डेप्थ पे सोचना चाहिए कि हमको कितना नीचे लाना है। अपनी पुरानी पिक्चर्स रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आपके कोई दोस्त हो या फिर कोई बॉलीवुड स्टार है जिसका आप हेयरलाइन आपको बहुत पसंद है, यू वांट टू रिक्रिएट, सो वी कैन हैव multiple discussions with the doctor and then decide कि this is the hairline which I want. That discussion is very important because जैसे आपने एक बार घर बना लिया, फिर आपका मन करे नहीं मैं नक्शा चेंज करता हूँ, मैं पूरा तोड़ के नया बनाऊंगा, तो that is not advisable, especially for hair transplant. तो आपने जो हेयरलाइन डिज़ाइन बनाया उसके लिए आप पूरा अच्छे से सोचिए और अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए. इट शुड बी एनाटॉमिकली करेक्ट एंड नॉर्मल लुक, नेचुरल लुकिंग. इट शुड नॉट बी अ अननेचुरल शेप. तो आप एक नेचुरल शेप, एनाटॉमिकली करेक्ट शेप अपने फेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से आप डिज़ाइन करवाइए डॉक्टर से, उसके बारे में सोचिए. एंड वंस यू एंड योर डॉक्टर आर ऑन द सेम पेज कि हमको इस एरिया में करना है एंड दिस इज़ द हेयर लाइन दैट वी वांट टू ऑप्ट फॉर, देन हम आपको कुछ लिस्ट ऑफ ब्लड टेस्ट देते हैं. तो आपको वो ब्लड टेस्ट कराने होते हैं, हीमोग्लोबिन, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट और कुछ वायरल मार्कर्स. तो जब वो टेस्ट सारे नॉर्मल आ जाते हैं, देन वी फिक्स अप द डेट फॉर द सर्जरी. ऑन द डे ऑफ सर्जरी अगेन वी फर्स्ट डू अ प्रॉपर मार्किंग एंड वी मार्क के बाल कहाँ से निकालेंगे, कहाँ लगाएंगे, वो सारा मार्किंग और प्लानिंग डिज़ाइनिंग जब हो जाता है, उसके बाद हम पेशेंट को ओटी में ले जाते हैं. तो उसमें हम इंजेक्शंस देते हैं ताकि आपकी स्किन नम हो जाए. अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी बहुत सुपरफिशियल है, मिनिमली इन्वेजिव है, इसमें कोई अंदरूनी नुकसान नहीं है. कई लोग पूछते हैं कि मेरे को परमानेंट हेडेक हो जाएगा, ब्रेन में कोई डैमेज तो नहीं होगा, तो वैसा कुछ नहीं है, बिकॉज इट स्किन की सुपरफिशियल सर्जरी है ये. तो हम इंजेक्शन दे के एरिया को नम कर देते हैं एंड देन वी एक्सट्रैक्ट एंड इम्प्लांट एट द सेम टाइम. तो वो जो एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांटेशन की जो आर्ट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो स्लिट्स है वो किस तरीके से बने हैं. जैसे कि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारी फाउंडेशन इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फाउंडेशन किसी को दिख नहीं रही है, बट फाउंडेशन इज़ गाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग एंड द नक्शा ऑल्सो. सिमिलरली जो हम स्लिट्स बना देते हैं, तो स्लिट विल डिटर्मिन द एंगल, डेप्थ, डायरेक्शन एंड डेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट हेयर. तो एक बार जब स्लिट्स बन जाते हैं, फिर उसमें एक्सट्रैक्शन, इम्प्लांटेशन, पौधे को निकालना और उसको इम्प्लांट करना, वो साथ साथ चलता रहता है. तो अगर हमारा सारा प्रोसेस एक्यूरेट है, एक्यूरेसी पे मैं बहुत फोकस करूँगी, क्योंकि अगर हमने निकालते टाइम रूट को डैमेज कर दिया, उसको डालते टाइम रूट को डैमेज कर दिया, तो वो पौधा उगेगा ही नहीं. सो दैट इज़ वन सिंपल साइंस. तो हमको रूट में जहाँ पे उसकी लाइफ है और एक बल्ज एरिया होता है रूट के पास, बोथ दीज एरियाज शुड बी completely protected from any kind of mechanical trauma. तो हम कुछ स्पेशल इम्प्लांटर्स यूज़ करते हैं ताकि रूट और बल्ज एरिया प्रोटेक्टेड रहे, और नो रूट टच टेक्निक. जब वो टच ही नहीं होंगे, प्रेस ही नहीं होंगे, क्रश नहीं होंगे, तो देर इज़ ज़ीरो रिस्क ऑफ डैमेज. सो दैट इज़ द प्रिंसिपल वी यूज़. तो मैम ये सारा प्रोसेस आप करते हैं यूजेनिक्स में करते हैं. जी. तो थोड़ा मैम यूजेनिक्स के बारे में बताइए, बिकॉज जब आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो कंपनी के बारे में भी आया जी. तो हाउ डिड इट स्टार्ट, हाउ वाज योर जर्नी पर्सनली? हाँ, तो देखिए, आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली. तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वी वर बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट, बट बीइंग इन एम्स वी हैड अ वेरी गुड एक्सपोजर ऑफ डर्मेटो सर्जरी. स्किन की सर्जरीज जो होती हैं उनका हमको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था. हेयर ट्रांसप्लांट तब हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया था. वेरी फ्यू केसेस ऑफ सिकेट्रिशियल एलोपेशिया हमने तब करे थे, बट हमको स्किन की सारी सर्जरीज़ पे बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया जाता था. एवरी वीकली वी हैड सेशंस एंड वी यूज्ड टू डू ऑल काइंड ऑफ स्किन सर्जरीज़. तो स्किन सर्जरीज़ वर गिविंग वेरी ग्रेटिफाइंग रिजल्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स. जो स्किन की सुपरफिशियल सिस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो एक नेचुरल प्रीडिस्पोजिशन था कि हाँ हमको डर्मेटो सर्जरी में कुछ करना है. Hair transplant is one of the dermatosurgeries which we learned later. I visited centers, big clinics in workshops in conferences in US, in India. हमारे जो सीनियर्स जो हमसे मतलब 10, 20, 30 साल से कर रहे थे, उनसे हमने सीखा. We brought in the best quality instrumentation from all across the world. और उस रिसर्च में, R&D में 60-70% इंस्ट्रूमेंट्स तो वेस्ट ही गए, बट वी हैड एन एक्सपोजर कि किसको कैसे करना है. हैंड्स ऑन हमने ट्रेनिंग्स करी. तो उसके बाद वी स्टार्टेड आवर प्रैक्टिस.
And initially, me and Dr. Pradeep, we are the co-founders. So we founded in Dehradun. तो वहाँ पे we primarily had dermatology practice and hair transplant was one of the dermatosurgeries. बट ग्रेजुअली जैसे रिजल्ट्स आने लगे तो हमारे पास पेशेंट्स दूर दूर से आने लगे, यानी कोई बैंगलोर से आ रहा है या कोई बहरीन से आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है, तो द लोकेशन वॉज अ हिंड्रेंस. तो देन वी ग्रेजुअली मूव टू दिल्ली and then we have a center in Bombay also in 2017 and in Hyderabad also. And now we have a lot of clinics, but we make sure that the quality is well adhered to. तो 2014 में we stopped doing the skin because skin में क्या होता है कि different kind of focus and attention is needed. तो सर्जरी में इतना टाइम बचता नहीं है कि आप स्किन की भी ओपीडी करो. हाँ, स्किन की ओपीडी करो. तो वी स्टॉप डूइंग कॉस्मेटोलॉजी, लेजर्स एंड ऑल अदर स्किन सर्जरीज ऑल्सो. वी स्टॉप डूइंग दैट एंड वी फोकस्ड ऑन हेयर ट्रांसप्लांट. अब वो एक ही चीज़ आप रोज़ रोज़ करोगे, उसका एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है. फ़ायदा ये है कि आपका कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है जो आपका आप हमेशा बताते हो. तो वो कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है एक्सपर्टीज़ में भी, टीम का भी जो है टीम का जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बढ़ जाता है. तो वो चीज़ कर करके हमको उसके वो मिला, बट इट इज़ मोनोटोनस एट द सेम टाइम. सो वी हैव टू लर्न टू एंजॉय इट. एंड हम जो करते हैं, हम हाई मैग्नीफिकेशन और हाई इल्यूमिनेशन में करते हैं सर्जरी. इट्स अ माइक्रो सर्जरी. तो अगर आप जितना मैग्नीफाइड तरीके से करोगे, आपकी स्पीड तो कम होगी पर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी जी. इसीलिए यूजेनिक्स में जो सर्जरी होती है बहुत स्लो होती है. बाकी क्लिनिक्स में मैंने सुना है 3-4 हज़ार ग्राफ्ट्स एक दिन में हो जाते हैं, बट हम 2,000-2,500 से ज़्यादा एक दिन में नहीं कर पाते. 1,500 से 2,500 के बीच में ही कर पाते हैं. तो हमारी स्पीड स्लो है, बट हम काफ़ी एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं. तो कभी कभी सर्जरी 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है. तो दैट इज़ हाउ वी हैव इवॉल्व्ड. और SOP पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है. आई वुड से दी होल क्रेडिट of whatever success eugenics has attained is towards the accuracy and the SOP. हर स्टेप को हमने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है. सर्जरी में जो फॉलो होता है, सर्जरी से पहले जो फॉलो होता है और सर्जरी के बाद, और एग्जैक्टली उसी स्टेप पे वही सारे SOPs सारी टीम को फॉलो करने होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, काउंसलर्स हों, नर्सिस हों, हमारे टेक्नीशियंस हों. सो एवरीबडी रिवॉल्व्स अराउंड द सेम SOP कि हमको ये चीज़ें फॉलो करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है. तो वो धीरे धीरे बोन मैरो में घुस गया है. हाँ, वो आपकी जैसे मसल मेमोरी. जी जी. तो आज हम कितने सेंटर्स हैं मैम? अभी हमारे एक्चुअली 4 सेंटर्स हैं. गुड़गांव में है, देन वी हैव इन भुवनेश्वर, हैदराबाद एंड बॉम्बे. ओके. और ये जब आपने सेंटर सेलेक्ट किए तो कोई खास कारण था इन सिटीज़ में कि ऐसे वहाँ से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी? देखिए, दिल्ली में हमारा सेटल होने का मन नहीं था. दैट इज़ वाई हमने देहरादून चुना है, देहरादून एंड ऋषिकेश. बट क्या बोलते हैं, जोग्राफिकली दैट लोकेशन वाज अ हिंड्रेंस, क्योंकि उस समय पे देहरादून के लिए फ़्लाइट्स भी नहीं होती थी. तो क्योंकि ये इस सर्जरी में ब्यूटी ये है कि आपको एक ही बार कराना है, ऐसा नहीं कि आपको बार बार आना है. तो आपके पास पेशेंट US से भी आएगा, UK से भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया से भी आएगा. तो हमको एक जोग्राफिकली कन्वीनियंट लोकेशन लेनी थी. तो इसीलिए हमने गुड़गांव में एयरपोर्ट के पास वी चोज़ एंड इट टर्न्ड आउट वेल. Then Bhubaneswar we chose because Dr. Pradeep, he is native from Bhubaneswar. तो हमें I was also very I like the city also because उसमें उतना हसल बसल नहीं है, roads are wide, so Bhubaneswar is a good city to live in. We started in Bhubaneswar. That was our second clinic. Then third we started in Bombay 2017 में. तो that time we had little bit of क्या बोलते हैं उसको, difference of opinion. मैं नहीं चाहती थी बॉम्बे एक्सपैंड करने के लिए बिकॉज आई एम लिटिल क्वालिटी ओरिएंटेड. मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा. एक डॉक्टर को एक एज अ एंटरप्रेन्योर माइंड नहीं होता उतना. तो मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी क्वालिटी मेंटेन कर पाऊँगी. बट बाय गॉड्स ग्रेस वी गॉट अ गुड प्लेस इन बॉम्बे एंड वी गॉट लॉट ऑफ गुड मेंटोर्स. Some of our patients, they become our mentors. So they had a guiding hand, father figure like hand on us, and they kept guiding and referring their friends and all. तो हमारा बॉम्बे भी अच्छा करा. एंड हैदराबाद इज़ वन सिटी जहाँ से हमको शुरू से ही पेशेंट्स मिलते रहे हैं, डे 1 से समहाउ. तो बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल इन हैदराबाद, दे हैव देयर फैमिली सेटल्ड इन US also. तो दे हैव वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच जो मैंने देखा है दैट सिटी में. तो दैट वाज अ नेचुरल चॉइस फॉर अस एंड वी लुक फॉरवर्ड टू बैंगलोर इन फ्यूचर. बट अगेन द
क्वालिटी एंड प्रिसीजन की जो ओरिएंटेशन इतनी ज़्यादा है कि मेरे को स्केल अप में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट मेक श्योर करना है कि यूजेनिक्स में जो भी पेशेंट आ रहा है सर्जरी कराने, उसको हमको हमारी 10/10 क्वालिटी केयर मिले, ना कि 9/10 या 9.5/10. आवर गोल इज़ टू गिव देम 10/10 क्वालिटी केयर. ब्यूटीफुल मैम. अच्छा मैम, कहा जाता है कि 50% से ज़्यादा अरेंज्ड मैरिजेस इसलिए नहीं होते क्योंकि लड़के के बाल जा रहे होते हैं. और ये सेम प्रॉब्लम मेरे एक दोस्त के साथ भी हुई. अच्छा. जिसकी मैं आपको बता रहा था बात. एंड देन आउट ऑफ काइंड ऑफ रिवेंज ही इज लाइक कि नहीं मुझे तो हेयर ट्रांसप्लांट कराना है बिकॉज नहीं तो मेरा रिजेक्शन हो रहा है. ही इज ऑल ऑफ 28 years old. अच्छा. तो आपने अभी जैसे बताया 20s में हेयर लॉस चालू हुआ, तो जो आपके पास केसेस आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि मैरिज रिजेक्शन हो रहा है या फिर गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही है या फिर मतलब सोसाइटियल जो इसमें फैब्रिक में वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये इशू आप फेस करते हैं आपके? हाँ, ये भी कॉमन प्रॉब्लम है कि मतलब मैरिज में दिक्कत आ रही है बिकॉज ऑफ द बॉल्डनेस. और उससे ज़्यादा जो ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है, लोग 20s में बॉदर नहीं करते, मैं अपना करियर बना रहे हैं, अपना स्टार्टअप चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जब वो 35 को क्रॉस कर जाते हैं या 40s को, तो तब वो अपनी हेल्थ के लिए एक रिवर्स गियर लेते हैं लाइफ का. फिर वो अपनी फिटनेस पे भी फॉलो करते हैं. तो वो वाले लोग भी हमारे पास बहुत आ रहे हैं बिटवीन 35 to 42 हु हैव नो रिग्रेट्स ऑफ नॉट डूइंग ट्रांसप्लांट अर्ली, बट क्योंकि अब उनके पास टाइम है, पैसा है, तो अब वो सर्जरी करना चाहते हैं, अब वो अपनी हेल्थ की तरफ लुक बैक कर रहे हैं. तो दोनों तरफ की सिचुएशंस हैं आई वुड से. और लड़कियों के लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी. किसी जैसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस लड़कियों को तो होता नहीं है, उनमें बॉल्डनेस नहीं आता, बट कभी कभी किसी को किसी डिजीज़ की वजह से बॉल्ड पैच बन गया, तो वो बड़ा स्केरी सिचुएशन हो जाता है. लड़कियों के लिए इट्स मच मोर बिगर स्टिग्मा फॉर मैरिज, इट बिकम्स अ बिग हिंड्रेंस. तो मेरे पास एक केस आया था कि दैट गर्ल, द हस्बैंड न्यू कि शी हैज़ दिस प्रॉब्लम, बट हस्बैंड की फैमिली डिड नॉट नो. तो आफ्टर मैरिज दे स्टार्टेड हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो बिकॉज ऑफ दैट पैच. सो इवन आई वॉज वेरी सैड टू हियर दैट, बट देन उनकी हमने सर्जरी करी एंड लकीली द हस्बैंड वॉज वेरी कोऑपरेटिव एंड व्हेन द हेयर ग्रू एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है सुनने में. और एक और चीज़ मैंने देखी है, कई लोग सोशली आइसोलेट हो जाते हैं बॉल्डनेस की वजह से, दोस्तों से नहीं मिलेंगे, पार्टीज़ में नहीं जाएंगे, अपनी जॉब में अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, प्रेजेंटेशंस नहीं दे पाएंगे. तब तो मुझे लगता है कि उसको सबसे जल्दी करा लेना चाहिए ट्रांसप्लांट. पर मैम जैसे यूएस में हम देखते हैं जेफ बेजोस हैं, हाँ, वो बॉल्ड हैं, विन डीजल हैं, वो जी, बॉल्ड हैं, जी. द रॉक करेक्ट जो करेक्ट एक एक्टर करेक्ट. है वो बॉल्ड है. मतलब जी. वहाँ बॉल्डनेस को बहुत एक फैशन की तरह Fashion, सेलिब्रेट हाँ. किया जाता है. तो वो स्टिग्मा अभी भी इंडिया में और खासकर ऐसा है कि मतलब मिडिल क्लास इंडिया में वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. देखिए, वो लोग ना कंप्लीट हेड शेव कर लेते हैं. अगर वो ये साइड के बाल ग्रो करेंगे तब उनका बॉल्ड पैच दिखेगा, तो वो पीछे के बाल भी रोज़ शेव कर लेते हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन शेव करते हैं. इंडिया में ये ट्रेंड इसलिए नहीं पकड़ पा रहे हैं बिकॉज हमारे यहाँ एक कस्टम है कि दे विल शेव देयर हेड वंस दे हैव लॉस्ट देयर फादर, सो इट्स अ ओमिनस साइन. तो उस वजह से इंडिया में वो ट्रेडिशन नहीं है कि वो फुल हेड शेव करेंगे मोस्टली लोगों का. आई वुड से मैंने देखा नहीं इंडिया में, बट हाँ जो काफ़ी पेशेंट्स यूएस से आते हैं वो सर्जरी के बाद बोलते हैं वी लव टू हैव लॉन्ग हेयर, ओनली आफ्टर ट्रांसप्लांट दे विल स्टार्ट ग्रोइंग देयर हेयर लॉन्ग. मैम एक स्टिग्मा सबके माइंड में ये है कि ये बहुत महंगा है, जो इफ़ यू गो फॉर दिस हेयर ट्रांसप्लांट इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. तो इसकी कॉस्ट स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या पड़ती है और क्या जो प्राइसिंग वो दे रहे हैं वो एग्जॉर्बिटेंट है या ग्लोबल पीयर्स के हिसाब से ठीक है? देखिए, इसको ना एक एक्सपेंस ना समझा जाए हेयर ट्रांसप्लांट को, इसको एक इन्वेस्टमेंट समझा जाए. बिकॉज आप जो हेयर लाइन बनवा लेंगे, जो ट्रांसप्लांट करवा लेंगे, वो अगले 10-15 साल तक आपका रहने वाला है एंड यू आर गोइंग टू वियर इट एवरी डे. सो आप अपने कपड़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी लुक्स पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने कॉस्मेटिक्स पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तो कंज्यूमेबल है. बट द हेयर ट्रांसप्लांट दैट रिजल्ट दैट यू गेट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम. तो जितना आप एक्सपेंस करने वाले हैं उसको 5 से पहले तो डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल नॉट फील दैट इट्स अ एक्सपेंस, इट्स अ इन्वेस्टमेंट. ये मैडम आपने मेरी भाषा बोली. अच्छा. हम लोग भी ये कहते हैं खर्चा नहीं निवेश समझिए इसको. हाँ. तो पहली चीज़ ये. दूसरी चीज़ कि अगर आपने किसी ऐसे सेंटर से सर्जरी कराई जहाँ पे हाइजीन और इन्फेक्शन का उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, तो आपको इन्फेक्शंस हो सकती हैं, फुंसियाँ हो सकती हैं. फिर अगर आपने किसी ऐसे सेंटर से सर्जरी कराई कि बाल तो उग गए पर सारे नहीं उगे, दूर दूर उगे हुए हैं, तो फिर वो कोई भी देख के बता पाएगा कि ट्रांसप्लांट करा रखा है.
फिर एक और सिनेरियो आता है कि वो आर्टिफिशियल लगते हैं बाल, वो ऐसे लगता है कि बाल दो डबल ट्रिपल बाल ऐसे खड़ा है, तो वो भी एक सिनेरियो आता है। तो अननेचुरल हेयर ग्रोथ, इरेगुलर वो क्या बोलते हैं स्पार्स हेयर ग्रोथ, और हैविंग इन्फेक्शंस पोस्ट सर्जरी, ये आपके लिए कम्प्लीटली ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए इसके लिए। तो यू शुड लुक फॉर अ सेंटर जिसमें ये तीनों चीज़ें आपकी एड्रेस हो रही हो, यानी कि आपके जो हेयर ग्रोथ है उसका सर्वाइवल रेट अच्छा हो, यानी अगर 1000 बाल लगाए हैं तो उसका सर्वाइवल रेट हो 900 950 1000 बाल आप देख पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है नेचुरल होने चाहिए, कोई देख के ना बताए, आपका बार्बर भी देख के ना बताए कि वो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं, दैट इज़ नंबर 2। नंबर 3 इज़ किसी तरह की इन्फेक्शन ना हो। complete hygiene practices and sterilization practices should be followed inside the OT and outside the OT also. तो मतलब उतना ही ध्यान जितना बड़े प्रोसीजर्स में लोगों को रखना चाहिए, उतना ही प्रिसिशन के साथ यहाँ पे भी सिलेक्शन एग्जैक्टली। अच्छा मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि एक है हेयर ट्रांसप्लांट और दूसरा, जैसे मेरे को भी कुछ लोगों ने बोला एक काम करिए छोटा सा ही तो है, पैच कर लीजिए। तो ये पैच वाला सिस्टम जो है वो किसके लिए ठीक रहता है और ठीक रहता भी है कि नहीं रहता है? देखिए पैच हम तो सेल नहीं करते हैं, एट यूजेनिक्स वी डोंट सेल और प्रिस्क्राइब पैचेस, बट जो लोग पैच पहन के आते हैं और हमारे पास ट्रांसप्लांट कराने आते हैं उनसे मैंने प्रॉब्लम सुनी हुई है। पैच 2 तरीके का होता है, एक होता है गम से पेस्ट हो जाता है और एक होता है क्लिप। तो जो गम से जो पेस्ट होता है वो स्किन में कुछ एलर्जी कॉज कर सकता है और पसीना वगैरह आने पे वो मूव आउट भी हो सकता है। हाँ, वेयर ऑफ हो सकता है। मान लीजिए बहुत तेज़ हवा चल रही है तो वो हट सकता है, तो दैट इज़ वन बिग ड्रॉबैक। फिर जो उसका फ्रंटल लुक होता है वो काफ़ी अननेचुरल होता है, क्योंकि हम देख के एकदम से पकड़ लेते हैं कि ये पैच पहना हुआ है, तो दैट डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ वियरिंग द पैच। तो एक तो हर किसी हमेशा ध्यान लगा रहेगा कि पैच हिल ना जाए, हट ना जाए। जो क्लिप वाला होता है उसमें यहाँ पे पैचेस बन जाते हैं, क्योंकि ट्रैक्शन होता है ना, जो क्लिप लगा देते हैं तो यहाँ पे उसकी वजह से बॉल्ड पैचेस बन जाते हैं, वो भी एक अलग प्रॉब्लम देखी है। और जो गम पेस्ट वाला होता है उसको हर 15 दिन में जाके मेंटेनेंस भी कराना होता है, वो पूरा हेड शेव करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं और फिर उसको पहनाते हैं। तो मैंने देखा है कि पैच कंटिन्यूस पहनने से कई लोगों की स्किन पतली हो जाती है, वाइटिश हो जाती है, और उसमें जो जैसे आपके केस में आपके बाल अच्छे हैं, अगर आपने पैच पहनना शुरू कर दिया तो ये बाल बड़ी जल्दी चले जाएंगे, है ना। पैच इंड्यूस्ड हेयर लॉस एंड बॉल्डनेस प्रोग्रेशन इज़ ऑल्सो सीन, तो वो चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। बट हाँ, मान लीजिए किसी का एरिया फुल बॉल्ड है, पीछे डोनर है नहीं, और या फिर उनको कोई डिजीज़ है, जैसे कि एक डिजीज़ होता है एलोपेशिया टोटालिस यूनिवर्सालिस, जिसमें पीछे के बाल भी चले जाते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन दे कैन गो अहेड विद विग और पैच। तो मतलब जिसका टोटल बॉल्डनेस है जी, वो विग और पैच ठीक रहेगा, बट पहनेगा। किसी के पास भी इस तरह से बाल हैं तो इट इज हाँ, बेटर टू, हाँ, करेक्ट। बट अगर किसी का लेट्स से साइड है बट सेंटर पूरा खाली है तो उसके लिए भी पैच ठीक रहेगा? उसके लिए पैच यूज़ कर सकते हैं, बट अगर उनका डोनर अच्छा है तो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। जी, डन। मैम, आजकल तो लोग आईब्रो, चेस्ट और बियर्ड इन सब का भी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर ये सब लोग करा रहे हैं? हाँ, एक एक करके एड्रेस करते हैं। पहले आईब्रो की बात करते हैं। आईब्रो का जो अगर लॉस हो जाए किसी ट्रॉमा या डिजीज़ की वजह से, बाल ही कम्प्लीटली उड़ गए, तो उस केस में हम आईब्रो रेस्टोरेशन करते हैं, जो कि मैं बोलूँगी 100% नहीं बट 80% क्लोज टू नेचुरल होता है। Okay. तो क्योंकि आईब्रो का बाल, नेचुरल बाल बहुत पतला होता है, हेयर ट्रांसप्लांट से हम उतना पतला बाल रिक्रिएट नहीं कर पाते। कुछ लेडीज़ आती हैं जिनके बाल कंटिन्यूस थ्रेडिंग की वजह से काफ़ी पतले हो गए या झड़ गए, तो उस केस में भी हम आईब्रो कर सकते हैं, आईब्रो रेस्टोरेशन विद हेयर ट्रांसप्लांट। तो वो आईब्रो का हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं बियर्ड रेस्टोरेशन। तो आजकल हम देख रहे हैं सारे बॉलीवुड हीरोज़ दे हैव वेरी गुड थिक डेंस बियर्ड, सो वो एक फ़ैशन बन गया है, तो पीपल आर वांटिंग टू हैव बियर्ड रेस्टोरेशन ऑल्सो, वो भी हम करते हैं, बट वी आर वेरी कंजर्वेटिव अबाउट इट, क्योंकि कई डॉक्टर्स, कई क्लिनिक्स, इनफैक्ट टर्की में मैंने काफ़ी सारे क्लिनिक्स देखे जो कि बहुत हैवी स्कैल्प टू बियर्ड रेस्टोरेशन कर देते हैं। उससे जो लुक आती है, फाइनली जो बियर्ड का बाल है और जो स्कैल्प का बाल है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होता है टेक्सचर में। स्कैल्प का बाल स्ट्रेट पतला ग्रो करता है और बियर्ड का बाल थिक और करली होता है। तो अगर यहाँ पे प्योरली बियर स्कैल्प के बाल लगा दें तो वो पूरा एक बियर यानी भालू जैसी लुक हो जाती है, एंड दैट लुक्स वेरी अननेचुरल। सो आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट एक्सेसिव बियर्ड रेस्टोरेशन। माइल्ड बियर्ड रेस्टोरेशन हम करते हैं। तो माइल्ड को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मैं बताती हूँ, जैसे किसी को बियर्ड यहाँ तक है, वो चाहता है कि मेरी थोड़ी और ऊपर हो,
तो उसको हम कर सकते हैं। मैं आपको एक पिक्चर भी शेयर कर दूंगी। फिर मान लीजिए किसी को पैचेस बन गए हैं तो बियर्ड टू बियर्ड उसका पैच हम कवर कर सकते हैं, तो वो चीज़ ठीक है। तो यानी जिसकी बिल्कुल भी बियर्ड नहीं है उसको हम थोड़ी बियर्ड दे सकते हैं, माइल्ड डेंसिटी। जिसकी माइल्ड डेंसिटी है उसको हैवी कर सकते हैं, सॉरी माइल्ड को मॉडरेट पे लेके जा सकते हैं, मॉडरेट को हैवी कर सकते हैं, या फिर उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। बट मान लीजिए किसी को बियर्ड है नहीं और वो बहुत हैवी करवा ले तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। मैम आपने टर्की की बात करी। टर्की हैपेंस टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट नेशंस जहाँ पे कैपिटल कहा जाता है उसको कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का, और ये कहा गया है कि इंडिया की कॉस्ट टर्की से ऑलमोस्ट 4 to 5 times ज़्यादा है जी। तो अगर किसी को लेट्स से यूरोप से या अमेरिका से कोई एनआरआई है तो वो क्या प्रेफर करता है जनरली, कि इंडिया आना प्रेफर करता है या टर्की जाना प्रेफर करता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली टर्की हैज़ बीन एक्सपोज्ड दैट लॉट ऑफ लो क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट्स आर बीइंग डन। इनफैक्ट 2 दिन पहले न्यूज़ आई है कि देयर वाज अ वन ब्रिटिश यंग बॉय हु लॉस्ट लाइफ ड्यू टू ट्रांसप्लांट इन टर्की। अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है। हाँ, तो टर्की मैं भी गई हूँ देखने कि वहाँ पे कैसा होता है, क्या सिस्टम था। तो वहाँ पे हमने देखा कि क्लिनिक्स के नंबर बहुत ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ़ क्लिनिक्स आर अ लॉट, नॉट बिकॉज दे आर प्योरली डॉक्टर रन, दे आर टेक्नीशियन रन क्लिनिक्स ऑल्सो। तो वो टर्की में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो गए हैं। और दूसरी चीज़, एक क्लिनिक ऐसे भी हैं जो एक दिन में 50-50, 60-60 सर्जरीज कर रहे होते हैं। सो दे आर ट्राइंग टू प्ले वॉल्यूम ऑन समथिंग विच इज़ नॉट अ वॉल्यूम रिलेटेड प्रोडक्ट। तो वो स्केल करना चाह रहे हैं वॉल्यूम से। और फिर वहाँ पे ना गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो असिस्टिंग बाय गिविंग मतलब वीज़ा ऑन अराइवल। और यूरोप के लोगों को आने के लिए वहाँ पे कुछ वीज़ा नहीं चाहिए होता नहीं है। और वहाँ पे उनको लैंग्वेज का भी सपोर्ट रहता है, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच स्पीकिंग, वो उनके सेल्स के लोग रहते हैं जो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि पास भी पड़ता है जोग्राफिकली, तो दैट इज़ वाई दे वर चूजिंग टर्की एंड स्टिल दे आर चूजिंग टर्की बिकॉज वहाँ पे बल्क में वो लोग काम कर रहे हैं। तो वो कॉस्ट बहुत कम कर देते हैं ताकि हम बल्क में दिन में 50-60 सर्जरीज कर पाएँ। ऐसा वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम इस तरीके से बना रहे हैं। बट उन सब में ना क्वालिटी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मैंने देखा है कुछ पेशेंट्स का टर्की में पूरा ऐसे हर किसी की हेयर लाइन एक ही शेप की होती है। चाहे उसका फेस का स्ट्रक्चर कैसा भी हो, उसका डोनर कैसा भी हो, एक जैसे स्टैम्प कर देते हैं ऐसे सेम हेयर लाइन, स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। हाँ, जबकि ये काफी कस्टमाइज्ड हेयर लाइन डिजाइन नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही, दे आर सम गुड क्लिनिक्स आल्सो डूइंग गुड वर्क, बट देन दे चार्ज मोर बिकॉज दे आर नॉट डूइंग लॉट ऑफ सर्जरीज एवरी डे। तो मतलब बेसिकली वही गेम है कि आप या तो सस्ता करोगे तो ऑब्वियसली आपको स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा और चांसेस की गलत हो सकता है करेक्ट वर्सेस जो है ये। आपके आज मैम लेट्स से अगर 100 पेशेंट्स हैं तो कितने इंडिया के बाहर से आते हैं? मैं बोलूँगी आउट ऑफ 100 40 टू एनीवेयर बिटवीन 40 to 70 पेशेंट्स बाहर से होते हैं। एंड दिसंबर मंथ में तो बिकॉज यूएस में हॉलीडेज होती हैं तो मोस्टली बाहर के लोग होते हैं, तो दिसंबर तो हम पूरा उस हिसाब से प्लान करके रखते हैं। सो वी गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम यूएस। तो मैम जब ये पेशेंट्स आपके पास लेट्स से बुक कराने आते हैं पहले, तो उनके मन में क्या मेजर डाउट्स होते हैं? देखिए जो मेजर डाउट्स यही होते हैं कि उनको फुल कवरेज मिल पाएगा कि नहीं, विल दे बी एबल टू गेट व्हाट दे आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर। बिकॉज वेस्ट में मैंने देखा है लोग पहले से काफ़ी रिसर्च करके बैठे हुए हैं। दे हैव कंसल्टेड देयर डॉक्टर्स, दे नो इन एंड आउट ऑफ द सर्जरी। सो दे आस्क वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, उस इंस्ट्रूमेंट का साइज़ क्या है, किस डेप्थ पे जाओगे। तो वो उन डेप्थ्स के सवालों को पूछते हैं, सर्जरी से रिलेटेड डेप्थ पूछते हैं। एंड दे नो व्हाट दे नीड एंड वंस दे आर फुली श्योर कि हाँ यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, थिंग्स विल गो वेल, देन दे इट्स अ नो ब्रेनर। और वो वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। मान लीजिए कोई गोरा है, कोई कॉकेशियन है, उसके दोस्त ने कराया है तो उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है उसको ट्रस्ट करना अपने दोस्त को। अगर किसी गोरे ने सर्जरी कराई है तो अपने दोस्त को इजीली सेंड कर देते हैं। तो वो वर्ड ऑफ माउथ पे भी काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। और इंडियन पेशेंट्स में मैंने देखा है कि वो ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं कि मेरा नीचे हेयर लाइन कर दो। उनके एजुकेशन लेवल थोड़ा कम होता है कि व्हाट इज़ अ नेचुरल हेयर लाइन। तो कभी कभी क्या है कि कोई 40-year-old पर्सन भी चाहते हैं कि मेरी हेयर लाइन बहुत नीचे कर दो। सो दे हैव टू बी एक्टिवली एजुकेटेड कि नहीं आपको इस शेप में जाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। सो वो वहाँ पे काफ़ी एक्टिव एफर्ट लगता है। तो मैम हमने काफ़ी बात करी प्रोसीजर के बारे में और मिथ्स के बारे में।
अब मैं थोड़ा बिजनेस साइड पे आता हूँ, बिकॉज जी। हमारी ऑडियंस जो है वो फाइनेंस और बिजनेस की जी। भी है। तो बिजनेस साइड पे आता हूँ, और मैंने देखा कि अभी रिसेंटली काफ़ी प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने सिंगल चेन जैसे डेंटल में खासकर पैसा डाला है, आई क्लिनिक्स में डाला है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये एक मेजर ग्रोथ एरिया बन रहा है जहाँ पे जैसे आपके जैसे सिंगल पर्पस क्लिनिक्स जो हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है? हाँ, देखिए इन्वेस्टमेंट्स तो आ रही हैं, ऑप्शंस तो मतलब पीपल वांट टू इन्वेस्ट दीज डेज, एवरीबडी वांट देयर मनी टू ग्रो डिस्प्रपोर्शनेटली, तो ऑप्शंस तो आ रहे हैं, बट मुझे बस एक यही डर लगता है कि दैट इन्वेस्टमेंट कम्स विद अ प्रेशर टू स्केल एट एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और मुझे लगता है कि वो मैच नहीं करेगा अगर हम क्वालिटी प्रिसीजन को देखेंगे। तो somehow we have to grow in such a manner without a 1% reduction in quality precision and the final results of the surgery. So मुझे लगता है कि hair transplant can become the next big thing. मैम, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई 21 ईयर ओल्ड है या 18 ईयर ओल्ड है फॉर एग्जांपल, अब उसको करियर बनाना है अपना, एंड ही गेट्स वेरी इंस्पायर्ड बाय दिस पॉडकास्ट। वो देखता है कि भाई एक अच्छा स्पेस है यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, तो क्या स्टेप्स होंगे उसके लिए? क्या उसको प्रॉपर मेडिसिन पूरा पढ़ना पड़ेगा, या देयर आर वेज जहाँ से वो जल्दी इस चीज़ में आ सकता है? देखिए, एज अ डॉक्टर, एज अ हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर, इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन आई वुड से। तो अगर वो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो उनको 5 साल पहले MBBS, 5.5 साल MBBS करनी पड़ेगी, फिर उनको स्पेशलाइजेशन दे कैन चूज़ टू डू इन मल्टीपल ब्रांचेज, इधर सर्जिकल ब्रांच और डर्मेटोलॉजी ब्रांच दे कैन चूज़ टू डू, एंड देन दे कैन go for some trainings and fellowships in India and abroad to get required amount of expertise in hair transplant, and then they can start the career as a hair transplant doctor. पर मैम इसमें तो टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और पैसे भी बहुत लग जाएंगे। हाँ, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो पैसे ज़्यादा नहीं लगते हैं, जो पर कोई एंट्रेंस ऐसे बेसिस जैसे पे होता छोटे है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज नहीं होते 2 साल के, 3 साल के, जो आप लोग कोई रन करता हो, या कोई एकेडमीज होती हो जहाँ पे वो डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं? नहीं, ऐसे कोई कोर्सेज नहीं है। आपको एटलीस्ट एक लीगल डॉक्टर की डिग्री तो हासिल करनी ही पड़ेगी। Okay. अगर आपने 5.5 years का MBBS कोर्स कर भी लिया, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट फेलोशिप्स। अमेरिकन बोर्ड भी प्रोवाइड करता है, ICHRS भी प्रोवाइड करता है, टू गेट द रिक्वायर्ड हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज ऑफ डूइंग द हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। बट नाउ कमिंग बैक टू द अदर करियर ऑप्शंस, so you can choose to become a pure entrepreneur where you have to hire doctors and then get everything sorted accordingly, so that also can be done. तो आज अगर समझिए सेकंड केस ये पकड़ते हैं कि किसी को अपनी फ्रेंचाइज खोलनी है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की फ्रेंचाइज वो ओपन कर सकता है, या आप लोग वो मॉडल पे जाते हैं, या आप लोग प्योरली खुद का ही सेंटर ओपन करते हैं? हाँ, हम तो खुद का ही सेंटर ओपन करते हैं। मुझे somehow लगता है फ्रेंचाइजी मॉडल इसमें सक्सेसफुल नहीं रहेगा। Okay. फ्रेंचाइजी मॉडल शुड नॉट बी प्रमोटेड इन हेयर ट्रांसप्लांट, बिकॉज फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि वो लोकल मैनेजमेंट अलग होती है, हर लोकल मैनेजमेंट अलग होती है, तो उसमें सर्जरी राइट केस सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं, राइट सर्जरी हो रही है कि नहीं, और पोस्ट ऑप केयर भी करेक्टली हो रहा है कि नहीं, वो सब चीज़ें आई डोंट थिंक फ्रेंचाइजी मॉडल में चल पाएंगी। बट मैम, बहुत सारे डेंटल क्लिनिक्स ने ये फ्रेंचाइजी मॉडल रन किया और काफ़ी रीजनेबली सक्सेसफुली किया है, तो वहाँ क्या ऐसा है कि वहाँ हो सकता है और यहाँ नहीं हो पा रहा है? देखिए, डेंटिस्ट ना, मैं बोलूँगी डेंटिस्ट इज़ वन हैविंग क्या बोलते हैं, कॉग्लोमेरेशन ऑफ मल्टीपल स्पेशलिटीज़। मैं बताती हूँ, आज की डेट में अगर आपको रूट कैनाल कराना है तो आप एंडोडोंटिस्ट के पास जाओगे, आपको वो कराना है, फिलिंग कराना है तो भी एंडोडोंटिस्ट के पास जाओगे, फिर आपको ब्रेसिस कराना है तो उसके लिए ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, बच्चों के लिए पीडोडोंटिस्ट होते हैं, और एक होते हैं गम्स के। तो आजकल लोगों को सबको पता चल गया है कि मुझे किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अगर मुझे ब्रेसिस लगाना है तो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे फिलिंग करानी है तो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाना है, या मेरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है तो दूसरे डॉक्टर को के पास जाना है। तो डेंटल इज़ वन बिग अम्ब्रेला। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं एंड दे आर नॉलेजेबल, तो वो सुपर स्पेशलिस्ट से काम कराना पसंद करते हैं। तो मैम, इन दैट केस आप कह रहे हैं वहाँ पे इजी हो जाता है, क्या कहते हैं, फ्रेंचाइज करना? अगर आप एक नॉर्मल जनरल डेंटिस्ट्री प्रोवाइड कर रहे हो तो आई थिंक ईजी है, बट जहाँ भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, बहुत ज़्यादा आपका मान लीजिए स्टैगर्ड टीथ है, तो आपको एक सुपीरियर ऑर्थोडेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जनरल डेंटिस्ट्री के लिए आप कर सकते हो। सिमिलरली जनरल डर्मेटोलॉजी के लिए
आप फ्रेंचाइजी मॉडल बना सकते हो, बट क्योंकि ये सर्जिकल ब्रांच होगी और बड़ी हाइपर नीश है, तो आई थिंक इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहेगा, बट ये मेरा थॉट है, आई एम नॉट अ वेरी गुड बिजनेस पर्सन आई वुड से, सो आई मे बी नहीं रॉन्ग। मैम, आपने ऑलरेडी 4 सेंटर्स चालू कर दिए एंड इट इज कमेंडेबल एट यू नो इन सच अ सुपर स्पेशलिटी थिंग कि आपने 4 सेंटर्स चालू किए हैं। मैम अगला क्वेश्चन ये है कि यू हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग, तो आपने इसकी ग्रोथ किस स्पीड से होते हुए देखी है कि पिछले 7-8 साल में नंबर ऑफ केसेस किस स्पीड से ग्रो हुए हैं आपके? नंबर ऑफ केसेस इसलिए ग्रो हुए हैं बिकॉज लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया है। पहले ज़्यादा इन्वेजिव सर्जरी होती थी, स्ट्रिप टेक्निक, FUT मोस्ट कॉमनली, तो वो उसमें पहले पीछे से पूरा चीरा लगाते थे, टाके लगाते थे, तो दैट वाज मच मोर इन्वेजिव। अब विद द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस इन्वेजिव FUE प्रोसीजर, DHT प्रोसीजर, लोग इसके लिए ज़्यादा इजीली ऑप्ट कर रहे हैं। पोस्ट सर्जरी हीलिंग टाइम काफ़ी कम हो गया है, और जब लोगों को कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इस वजह से जल्दी लोग ऑप्ट कर रहे हैं, यंग एज पे ऑप्ट कर रहे हैं, जिनको पार्शियल बॉल्डनेस है वो लोग ऑप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ट्रांसप्लांट की सर्जरीज का ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। जहाँ तक बॉल्डनेस की मैं बात बोलूँगी, बॉल्डनेस की परसेंटेज मेन में तो सेम ही होगी बिकॉज इट इज़ मोस्टली जेनेटिक। अर्लियर दे यूज टू लिव एट पीस विद द बॉल्डनेस, दे यूज टू से कि हाँ कुछ हो तो सकता नहीं, छोड़ दो, तो दे यू नेवर यूज टू फोकस। बट क्योंकि आज की डेट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो दे आर बिकमिंग मोर ओपन to do the surgery and also they are not hiding it anymore. मैं 10 साल पहले कोई सर्जरी कराता था तो वो 2 महीने छुट्टी पे ले लेगा, किसी को बताएगा नहीं कि मैंने सर्जरी कराई है, बट नाउ पीपल आर वेरी मच ओपन इन शेयरिंग दोज एक्सपीरियंसेस। मैम सर्जरीज ऑब्वियसली ठीक ठाक प्राइस की होती है, तो क्या इनको इंश्योरेंस कवर करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्या कोई EMI स्कीम से पेमेंट हो सकती है? देखिए, इंश्योरेंस कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी को कवर नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग हेयर ट्रांसप्लांट, बट देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर कमिंग इन विच आर प्रोवाइडिंग जीरो कॉस्ट EMI टू पेशेंट्स। पर उसको तो वो आप लोग से चार्ज कर लेते होंगे। हाँ जी, ऐसा कुछ रहता है। सो लॉट ऑफ न्यू, आई विल से 4 to 5, 6 बिग स्टार्टअप्स हैव कम इन टू दिस स्पेस, जो पेशेंट को फाइनेंस कर रहे हैं और जीरो कॉस्ट EMI पे फाइनेंस कर रहे हैं। तो जो भी सर्जरी होगी वो आराम से 8 से 12 महीने में उसका पेमेंट जो भी होगा अपने सिबिल के हिसाब से वो कर सकता है। तो यानी कि अब उसके लिए इजी भी हो गया करना, और उसके लिए वो एनेबल भी हो चुका है पेमेंट करने के लिए। करेक्ट। तो अब उसको वहाँ कोई परेशानी नहीं होने वाली। हाँ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन लोगों को मिल जाता है, तो छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ती। मान लीजिए उन्होंने सैटरडे संडे को सर्जरी कराई और मंडे से वर्क फ्रॉम होम रिज्यूम कर लिया फॉर 1 to 2 वीक्स, तो हीलिंग भी हो जाती है, तो दैट वे दे डोंट हैव टू सफर अ वर्क लॉस डे ऑल्सो, दे डोंट हैव टू टेक लीव्स। तो मैम सर्जरी से पहले कितने दिन में प्रेप होती है, और क्या क्या प्रेप्स होती हैं जो भी पेशेंट? सर्जरी से पहले कोई ऐसी विशेष प्रेप नहीं है, आपको अल्कोहल और स्मोकिंग बंद करना है फॉर 1 वीक प्रायर टू द सर्जरी, और कुछ ब्लड टेस्ट कराने हैं, दैट्स इट। और पोस्ट सर्जरी आपको केयर करना होता है, जहाँ पे सर्जरी हुई है और जहाँ से बाल निकाले हैं वहाँ पे डस्ट, धूल, मिट्टी ज़्यादा ना लगे, वहाँ पे चोट ना लगे, ये 7 दिन तक आपको परहेज़ करना होता है। मैम हमने बात करी कि क्राउन में जो है वहाँ से भी बाल चले जाते हैं, और मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी जहाँ अनंत अंबानी जी के क्राउन में मतलब बाल बिल्कुल नहीं थे, बाकी उनके बड़े अच्छे खासे लंबे बाल हैं। हाँ। तो वहाँ वो क्यों नहीं उसको ठीक करा पा रहे, मतलब व्हाट इज मिसिंग देयर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि बॉल्ड पैच हो तो सर्जरी करी जाए। आपको अगर कुछ बॉदर ही नहीं कर रहा है, दैट इज़ नॉट बॉदरिंग यू एट ऑल, तो वाई टू गो फॉर अननेसेसरी सर्जरी, ठीक है। अगर वो चाहते हैं उसको फिक्स करना, देन वन कैन गो अहेड विद द सर्जरी। सेकेंडली, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जनरल हेल्थ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, वो पूरा ट्रैक पे हो, एंड दैट इज़ द मेन प्रायोरिटी। हेयर ट्रांसप्लांट एंड गेटिंग हेयर इन द बॉल्ड एरिया इज द सेकेंड प्रायोरिटी, आई वुड से। मैम ओबेसिटी का कोई हेयर ट्रांसप्लांट से लेना देना है कि अगर कोई व्यक्ति ओबीस हो तो वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता? ओबेसिटी से अगर आप रैपिड वेट लॉस करो, क्रैश डाइटिंग करो, बहुत ज़्यादा लो प्रोटीन लो कैलोरी डाइट पे जाओ, तो उससे हेयर लॉस काफ़ी तेज़ी से एग्रेवेट होता है। तो ओबेसिटी से जो सफ़र कर रहे होते हैं, दे शुड गो फॉर वेरी वेरी स्लो फैट लॉस विदाउट टू मच ऑफ कैलोरी डेफिसिट, एंड प्रोटीन शुड बी ऑप्टिमम। मैम अब मेरे पास ना 6 नाम है। अच्छा। आपको बताना है इनमें से हेयर ट्रांसप्लांट किसने कराया है, ओके, और पैच कौन यूज करता है। अच्छा। ठीक है, काफी फेमस लोग हैं जी। पहला अमिताभ बच्चन जी। मुझे ऐसा लगता है कि वो पैच यूज़ करते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। ओके। ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जी के नेचुरल बाल हैं, तो शायद उन्होंने सर्जरी कराई होगी,
और सेलिब्रिटीज़ के साथ क्या है कि वो लंबे बालों में भी सर्जरी करवा सकते हैं, तो आई थिंक उन्होंने सर्जरी कराई होगी। ओके, शाहरुख खान। आई थिंक उनके नेचुरल बाल हैं, ओके, बिकॉज मैंने एक दो कुछ सोशल मीडिया पे उनके फादर की पिक्चर्स भी देखी थी, तो आई थिंक हिज फादर ऑल्सो हैड वेरी गुड हेयर, सो ही डजंट हैव जेनेटिक बॉल्डनेस, सो आई थिंक उनके नेचुरल बाल हैं। ओके, सलमान खान। सलमान खान जी ने तो बड़ा ओपनली शेयर किया है, ही हैज़ डन अ ट्रांसप्लांट, सो या ही हैज़ ट्रांसप्लांटेड हेयर। अनिल कपूर। अनिल कपूर जी के मुझे लगता है नेचुरल बाल हैं। हाँ, उनका तो वैसे भी काफी बालों को लेकर ट्रोल किया जाता है। जी। मैम, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा पॉइंट आता है कि एक्सेस मैस्टरबेशन लीड्स टू एक्सेस हेयर फॉल, तो क्या ये सच है या मिथ है? ये तो एब्सोल्युटली मिथ है, बिकॉज उसका कोई हेयर लॉस से कोई लेना देना नहीं है मैस्टरबेशन का, बिकॉज हेयर लॉस हो रहा है टेस्टोस्टेरोन की सेंसिटिविटी से। हमारी हेयर रूट्स आर सेंसिटिव टू टेस्टोस्टेरोन एंड डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, सो मैस्टरबेशन विल नॉट लीड टू बॉल्डनेस। ग्रेट मैम, हमने काफ़ी कुछ कवर किया, बट एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए आपकी तरफ फैसिनेट करती है वो ये है कि आप एक डॉक्टर हैं, आपकी 100 से ज़्यादा सर्जरीज पर मंथ हो रही हैं, और आप तो अकेले हैं, आपके साथ बस एक को फाउंडर ही हैं। तो किस तरीके से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया नीचे, विच विल एक्ट एज अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर पीपल जो आज डॉक्टर्स हैं पर एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन पा रहे? जी, तो ये बात आपने बिल्कुल करेक्ट बोली कि जब हम डॉक्टरी की वो 5.5 साल का कोर्स करते हैं, उसके बाद भी जब हम पढ़ते हैं, हमको कोई बेसिक्स नहीं सिखाता। मेरे को लगता है टैक्सेशन की नॉलेज होना, इनकम टैक्स, जीएसटी और जितने भी कंप्लायंसेस है, उस सब की नॉलेज हमको उतनी ज़्यादा नहीं दी जाती, और हम लोग क्या करते हैं कि हम प्योरली सीए पे डिपेंडेंट रहते हैं, सीएस पे डिपेंडेंट रहते हैं, जो कि शायद हमारे केस में उतना इंटरेस्ट ना लेते हो, बिकॉज हम अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि हम उनसे उतना आउटपुट नहीं निकाल पाते। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक कोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी है फॉर डॉक्टर्स हु आर एस्पायरिंग टू ओपन देयर नर्सिंग होम्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, और मे बी फ्यू चेन ऑफ क्लिनिक्स इफ़ दे आर प्लानिंग। तो उनको एक कोई स्पेशल एक एक्सपोजर होना चाहिए इस चीज़ का, ताकि वो सारी कंप्लायंसेस का अच्छे से ध्यान रख पाएँ। यूजेनिक्स में जो मैंने चीज़ देखी कि डॉक्टर का बहुत सारा एफर्ट सर्जरी में भी लगता है और पेशेंट से बात करके समझाने में भी लगता है। तो हमने क्या किया कि उसको ब्रेक कर दिया, सर्जरी डॉक्टर करे और जो बात करके जो पेशेंट को समझाने में जो एफर्ट लग रहा है उसको ब्रेक कर दिया कि वी हैव वन काउंसलर हु इज़ लाइक अ मिरर इमेज ऑफ द डॉक्टर, जो सारी चीज़ें पेशेंट्स की क्वेश्चन आंसर्स टेक केयर कर लेंगे, ताकि डॉक्टर का मिनिमल टाइम उस चीज़ में लगे और वो अपनी पूरी एनर्जी और टाइम सर्जरी के दौरान इन्वेस्ट कर पाएँ। तो मैंने उस प्रोसेस को थोड़ा ब्रेक किया ताकि डॉक्टर का काम हल्का हो जाए। इन अदर वर्ड्स, आई हैव बिल्ड वेरी गुड डॉक्टर असिस्टेंट्स, ताकि डॉक्टर का काम हल्का हो और वो सर्जरी पे ज़्यादा फोकस कर पाए। हमारे कंपनी में पूरा का पूरा एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आप गलती कहीं नहीं कर सकते। अगर पेशेंट का मैसेज आया है, लेटर सपोज उसने कोई सवाल पूछा है, 2 सवाल पूछे, आपने एक का ही जवाब दिया, तो दैट इज़ कंसिडर्ड नॉन एक्सेप्टेबल। फिर अगर किसी पेशेंट को आपने प्रॉमिस किया कि आप उसको 5 o'clock कॉल करेंगे और उन्होंने कॉल नहीं किया, तो दैट बिकम्स अ कमिटमेंट एरर। तो लोगों के अंदर शुरू से ये डाली जाती है कि वी डोंट टेक सेल्स पीपल। जो लोग सेल्स बैकग्राउंड से आते हैं, दे आर अ बिग नो इन माय कंपनी, क्योंकि उनको आदत होती है बाय हुक एंड क्रुक जैसे भी करके डील क्लोज करना है, तो वो बिकम्स वेरी नेगेटिव इन माय फील्ड। हम लोग क्या करते हैं, हम एजुकेशनल पर्पस से पेशेंट को सारी चीज़ें बता देंगे, सारे प्रोज बताएंगे और कॉन्स ज़्यादा अच्छे से एम्फेसाइज करेंगे, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। तो देयर इज़ नो पुशिंग टू डू अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और टू क्लोज द डील, वैसे वाली चीज़ नहीं होती। और एक्यूरेसी, अपने कमिटमेंट पे एडहेयर करना, वो एक फर्स्ट लाइन ऑफ फ्रंट ऑफिस से शुरू होता है कि अपनी कमिटमेंट को एडहेयर करना। अगर आपने पेशेंट को कुछ कमिट किया है कि इतने बजे वो कंसल्टेशन करेंगे, तो आप अपनी कमिटमेंट को एडहेयर कीजिए। सो कमिटमेंट, एडहेरेंस, नॉन टॉलरेंस फॉर एरर्स एंड पेशेंट प्रायोरिटी। तो डॉक्टर, नर्स, टीम ऑफ टेक्नीशियंस एंड काउंसलर, सबका फोकस उस पर रहता है कि पेशेंट एक्सपीरियंस अच्छा हो। मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि उस MBA में उसको नेट प्रमोटर स्कोर बोलते हैं, NPS, हाँ तो उसको NPS बोलते हैं वो लोग, बट हम वो अननोइंगली NPS पे ही 15 साल से NPS पे ही फोकस कर रहे थे। और इसलिए शायद तो आपका मतलब फिर रेफरेंस बिजनेस बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, तभी इतना टाइम भी लगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि 15 साल में तुमने सिर्फ 4 क्लिनिक ही तो करे, आपने 40 क्लिनिक तो नहीं करे। तो कुछ लोग वैसा भी इस चीज़ को देखते हैं। पर मैं मानता हूँ मैम, आई थिंक आई एग्री विद योर स्ट्रेटजी मोर, कि जैसे हम कहते हैं हाथी का पैर,
कि एक बार पड़ गया तो पड़ गया, फिर आपको मतलब वो वापस उसको स्विच करने का जी। या पीछे लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जी। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेट अप प्रोसेसेस सो वेल। तो ये तो एक सेगमेंट हुआ मैम। तो अभी आज आपके साथ डॉक्टर्स कितने काम कर रहे हैं टोटल? तो मुझे और डॉक्टर प्रदीप, जो हम 2 फाउंडर्स हैं जो पिछले 18 साल से हैं इस फील्ड में, हमारे अलावा वी हैव 10 मोर डॉक्टर्स वर्किंग विद अस, एंड बिकॉज no other doctor is doing any other thing, like they are not doing any dermatology, cosmetic surgery, तो वो कर करके उनका एक्सपर्टीज़ बहुत बिल्डअप हो जाता है। वो एक कहावत है ना कि 20 आवर्स ऑफ, पता नहीं 20,000 आवर्स के बाद आप, हाँ 10,000 आवर्स के बाद आप उस काम में एक्सपर्टीज़ हो जाते हो। तो हमारा वो 10,000 आवर्स का जो है ना, बड़ी जल्दी अचीव हो जाता है हर डॉक्टर के लिए। और इंडिया के डॉक्टर्स की एक ख़ास बात है, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमको ना एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है तरह तरह की बीमारियां देखने का, और तरह तरह की बीमारियों को ट्रीट करने का, और सर्जिकल हैंड एक्सपोजर भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है फॉर इंडियन डॉक्टर्स एज़ कम्पेयर टू वेस्ट, या आप लंदन में चले जाओ, यूके में चले जाओ। हालांकि चाहे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स उतने ज़्यादा ना हो, हमारी फैसिलिटी उतनी हाईटेक ना हो, बट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो इंडियन डॉक्टर्स का है वो काफ़ी एडवांस्ड है, आई वुड से। मैम आप और डॉक्टर प्रदीप किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा अलग व्यूज़ रखते हो? कहाँ कहाँ आपके थोड़े से मतभेद होते हैं? बहुत ज़्यादा चीज़ों पे मतभेद ही रहते हैं, बिकॉज उनका वही रहता है कि ज़्यादा सेंटर खोलें, एक्सपैंड करें। तो उनका मैं बोलूँगी कि स्टीव जॉब्स वाला व्यू रहता है कि भाई बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बट ऑपरेशनल एक्यूरेसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बाकी सब चीज़ों को देखना, जो कोर ऑफ बिजनेस है, वो मैं देखती हूँ। मैम पिछले कुछ समय से मैंने नोटिस किया, जैसे ब्रांडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। आपने बोला एक ब्रांडिंग जो आपकी हुई वो नेट प्रमोटर स्कोर की वजह से, बिकॉज यू फोकस टू मच ऑन कस्टमर एक्यूरेसी। जी। सेकंड चीज़ मैंने जो नोटिस करी है वो है कि अब एड से ज़्यादा एजुकेशनल प्रेजेंस चलता है। तो जब से आपने एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया, मतलब आपने एजुकेशन में, तो डू यू थिंक इट हैज़ एक्चुअली इम्पैक्टेड योर बिजनेस? एब्सोल्युटली, एंड वो जो कोविड का लॉकडाउन हुआ था उसमें वो एजुकेशनल काम शुरू हुआ, क्योंकि जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था फर्स्ट वाला, तब हमारे पास कुछ काम था नहीं, वी वर आइडल, तो वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, एंड तब कुछ और क्योंकि काम था नहीं तो वीडियोस बनानी शुरू करी। एंड डॉक्टर प्रदीप का ज़्यादा क्रेडिट है उस चीज़ में, बिकॉज ही वॉज वेरी मच मेकिंग क्वालिटी कॉन्टेंट दोज डेज। फिर कोविड जैसे ख़त्म हुआ तो हमारा फोकस फिर से चेंज हो गया, कोर काम पे आ गया, मार्केटिंग से और वीडियोस बनाने से हट गया। बट नाउ विद द एडवेंट ऑफ पॉडकास्ट एंड द यूट्यूब, मुझे लग रहा है कि नॉलेज इज़ मच मोर एक्सेसिबल टू एवरीवन। बस थोड़ा सा एफर्ट डालने की बात है, और यू कैन गेट एनी अमाउंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम एनी गुड एक्सपर्टीज, फ्रॉम एनी गुड एक्सपर्ट। मैम ऐसा कभी हुआ है कि आपके कंपनी के बाद कोई टॉप परफॉर्मर था बट उसने कोई जीरो टॉलरेंस वाला काम कर दिया तो आपको उसको फायर करना पड़ा? ऐसा तो मुझे याद नहीं आ रहा। चलो अच्छी बात है, दैट्स अ वेरी गुड केस। अच्छा मैम, अभी आपने बोला कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है जब आपके को फाउंडर बोलते हैं कि मुझे तेजी से आगे बढ़ना है, बट आप कहते हैं कि भाई मैं तो, डू यू थिंक एआई इज द सोल्यूशन, एंड आर यू यूजिंग एआई इन एनी फॉर्म, चाहे वो ऑपरेशन का पार्ट हो चाहे बिजनेस का पार्ट हो? हाँ, तो अभी रिसेंटली हमने एआई यूज़ करना शुरू किया है काफ़ी सारी चीज़ों में, छोटी छोटी जैसे अपॉइंटमेंट्स देने में, नॉर्मल से छोटे छोटे ऑपरेशंस को मैनेज करने में, चैट जीपीटी और ज़ेपियर को इंटीग्रेट करके वी हैव स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स टू इंश्योर द एक्यूरेसी। और मैंने सुना है अकाउंटिंग फील्ड में भी उसका काफ़ी ज़्यादा रोल आने वाला है, क्योंकि अभी क्या होता था, एक एक सिंगल एंट्री वो लोग करते थे, तो एआई कैन डू ऑटोमेटिक रिकन्सिलिएशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उसमें अभी हमने लगाया नहीं है, बट उसमें भी मैंने सुना है कि एआई का काफ़ी ज़्यादा रोल है। देयर इज़ वन एआई सॉफ्टवेयर विच वी आर गोइंग टू इंस्टॉल, जो हमारे स्कैल्प की इमेज एनालिसिस भी करेगी, तो वी आर गोइंग वेंचरिंग इन टू दैट ऑल्सो। बट जो पर से हाथ वाला काम है, जो सर्जरी वाला काम है, जो मैनुअल वाला काम है, वो एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बट हाँ हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो अभी आपका एआई मेन बिजनेस में ज़्यादा नहीं आया है, मतलब जैसे कि आपने कहा सिर्फ इमेजिंग में आ रहा है, हाँ, बट अभी ऑपरेशंस में आपका सर्जिकल ऑपरेशंस में नहीं है, बट जो कोर ऑपरेशंस होते हैं कंपनी में, जो बाकी चीज़ें होती हैं, कॉल्स हो रही हैं, अपॉइंटमेंट सेटिंग्स हो रही हैं, चैट्स के रिप्लाईज हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ों में सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग, आई वुड से, वहाँ पे एआई ज़्यादा घुस सकता है। अगले 3 साल में किस तरह के लोग आपकी कंपनी में होंगे और किस तरह के लोग आपकी कंपनी में नहीं होंगे? अगले 3 साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मेडिकल टीम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करूँगी, और जो रेपिटेटिव,
क्योंकि हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, जो रेपिटेटिव टास्क हैं जो कि विच आर हाईली जो सर्विस इंडस्ट्री की जो होती है ना, टिपिकली कॉलिंग, रिमाइंडर्स, वो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि वो जो लोग बहुत बेसिक लेवल का काम कर रहे हैं शायद उनकी ज़रूरत ना पड़े। हमारे यहाँ यही है कि वी डोंट फायर अनलेस देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी इशू। तो हम उन्हीं को ट्रेन करके एक हायर लेवल पे एलिवेट करेंगे रादर देन फायरिंग देम। न्यू हायरिंग वी माइट रिड्यूस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैन पावर क्वालिटी काम ज़्यादा करने लगेगी, मैनुअल लेबर वाला काम कम करेगी। तो आप आपके कंपनी में आप ट्रेनिंग्स करवाते हैं employees की? हमारे को सबकी ट्रेनिंग करनी होती है। जो न्यू फ्रंट ऑफिस में भी कोई ज्वाइन करे या काउंसलर कोई ज्वाइन करे या डॉक्टर्स भी कोई ज्वाइन करे, तो पूरा एक उनका लंबा सा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का वो होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है। फिर उनको हमारे गुरुजी की हम बुक्स भी देते हैं, परमहंस योगानंद जी की भी स्पिरिचुअल बुक्स देते हैं, वो भी उनको पढ़नी चाहिए ताकि वो थोड़ा हमारी कल्चर और बिजनेस से अलाइन हो। द थर्ड इज़ द प्रोसेस ट्रेनिंग, की प्रोसेस कैसे सारे फॉलो होते हैं, बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम के साथ इवॉल्व हो गया। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोसेस ट्रेनिंग एंड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, उसके बाद फिर बडी अप सेशन होता है। देन दे हैव टू एक्चुअली जस्ट सी फॉर 10-15 डेज़ की कैसे हो रहा है, एंड देन दे एक्चुअली स्टार्ट डूइंग द वर्क। वाह, तो मतलब एज एन प्रॉपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है कि पहले 30 डेज के आसपास तो हाँ, almost ये training में हमने निकल बस अपना ग्रास रूट लेवल से अपने आप बिल्डअप किया Very है। nice. ऐसा नहीं कि हम किसी से सीख के आए थे, बट या दिस इज़ हाउ वी आर बिल्ड। मैम पिछले इतने सालों में हाँ हाँ and especially after starting eugenics, what is that one thing, or not let's say one thing, few things which you would want to change, कि अगर आज पास्ट में आप जा पाते तो क्या चेंज करते which would have led to a better business or higher revenues? ऐसा किसी ने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा नहीं, बट आई विल रन माई माइंड कि हम ऐसा क्या चेंज करते हैं। हाँ, मतलब ऐसा कोई चीज या तो मैं आप अवॉइड करते, गलती हो गई, या करते जो आप मिस कर गए इस पूरी जर्नी में। ऐसा तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा। ओके, एक AI टूल अगर आपको बनाना हो अपने बिजनेस के लिए, अच्छा, जो आपको लगता है कि सारे जितने भी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स है उसके लिए काम आएगा, वो क्या टूल हो सकता है? हाँ, अगर कोई ऐसा बहुत ही अच्छा बेहतरीन टूल हो जो पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर, स्कल की शेप और उसकी पुरानी पिक्चर्स को देख के एक अच्छा नया हेयरलाइन डिज़ाइन दे पाए और उसको एक रियलिस्टिक लुक भी दिखा पाए कि आपका बाल अगर हमने इतनी डेंसिटी में लगाया तो ऐसा लुक आएगा, तो वैसा मुझे लगता है कि कैन बी अ गुड AI tool which can be used by all across hair transplant clinics also and hair salons also, मतलब they can also explore those things. वाओ वाओ। तो अरिका मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने जो मिथ बस्टिंग करी है, Okay. एक तो मेरे बहुत सारे डाउट्स थे पर्सनल जो सॉल्व हुए हैं, एंड आई थिंक नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। आपने आज बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स दी हैं, जैसे आपने एक्यूरेसी ओवर एक्सपेंशन को बहुत फोकस किया, विच आई जी, रियली जी। लाइक। सेकंड, आपने जो लर्निंग दिखी, आपको नेट प्रमोटर स्कोर यानी कि हाँ, अपने हाँ, कस्टमर्स का बहुत ध्यान रखना होता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस आज फ्लरिश किया। तीसरा, आपने बताया कि एजुकेशन को जितना ज़्यादा हो सकता है दीजिए, सो दैट पीपल कम एनेबल्ड, तो उनको पता होता है कि वो राइट जगह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पार्टिंग वर्ड्स में मैम, आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे कि जो मैन ये इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका काफ़ी बार इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो क्या उनको करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उनके साथ ऐसा ना हो? हाँ, देखिए, मैं को मैं यही बोलूँगी कि अगर आप यंग हैं तो डोंट वरी, बिकॉज चीज़ें फिक्स हो सकती हैं और आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेंगे, लाइफस्टाइल फिक्स करेंगे, डाइट अच्छी फॉलो करेंगे और सर्जरी कराएंगे तो यू कैन बीट द बॉल्डनेस कम्प्लीटली। और जो एज जिनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो 50-60s को क्रॉस कर चुके हैं, दे कैन ऑल्सो डू ट्रांसप्लांट सेफली। जो मन में सोच के बैठे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उल्टा हमारे जो केसेस हैं, जैसे बोनी कपूर जी का केस है, अनूप जलोटा जी का केस है, सो दे आर बिग इंस्पिरेशन, बिकॉज उनको देख के काफ़ी सारे लोग हु वर अबव द एज ऑफ 60-65 वो उठ के आए कि हमने इतने सालों के से इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। वी नेवर नो दैट दिस कैन बी फिक्स्ड एंड दे हैव फिक्स्ड द बॉल्डनेस ऑल्सो by doing good hair transplant procedures because they had very good donor. So don't lose heart because these days technology is evolving very fast. और आज से 1 साल बाद 2 साल बाद हो सकता है हम किसी और अच्छी पोजीशन पे बैठे हों कि हम इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन भी दे पाएँ। Wow. So great, ma'am. Thank you so much for Thank coming you. to Sanjay Kathuria podcast. It was such an honor, and I'm sure
आपको सुनने के बाद बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस आया होगा दोनों हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए और इस बिजनेस में आने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो यानी कि आपने इस पॉडकास्ट को पूरी तरीके से देख लिया है। अब कुछ चीजें आपको करनी है, आपको पता है। सबसे पहले वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, एटलीस्ट 5 दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको शेयर करने पे आपको लगेगा कि ये उनके लिए वैल्यूएबल है। थर्ड, और किस गेस्ट को आप देखना चाहते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है जिसको भर के आप गेस्ट रिकमेंडेशन कर सकते हैं। चौथा, आपकी मेजर लर्निंग्स क्या है और क्या आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, ये जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, घंटी दबाना मत भूलना, ताकि ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट्स और टॉपिक्स पे हम आपके साथ डिस्कशंस कर सकें। तो अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।